तो बच्चों हम लोग हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट पार्ट में आपने देख लिया ऑल द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस वी हैड कवर्ड, ठीक है। सो जस्ट क्विकली लेट्स हैव अ लुक कि हमने कहाँ तक हमने कवर किया था। हमारा एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड ऑब्वियसली दैट इज हैलो एरीन्स बेसिकली दैट वी हैड स्टडीड। एंड उसके पहले हमने हैलोजन एक्सचेंज, एल्केन्स, एल्कीन्स विद मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ ऑफ कोर्स, एंड एट द सेम टाइम्स अल्कोहल्स के साथ, खास करके SOCl2 वाला ये जो मेथड है मैंने आपको बताया था, डार्जेंस मेथड, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मेकिंग अल्काइल हैलाइड्स। यहाँ तक हमने देख लिया था, राइट। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड पार्ट दैट इज द प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस। ओके, चलो तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अल्काइल हैलाइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल फैक्चुअल MCQ क्वेश्चन। हाउएवर ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स विल डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट्स, ठीक है। तो ये दो सिंपल फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, आप सीधा सीधा याद रख सकते हो। इनिशियली जब प्योर होंगे तब कलरलेस हैं। ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स कैसे हैं, जब लाइट को एक्सपोज होंगे तो कलर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो स्वीट स्मेल वगैरह है दैट दोज आर नॉट वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी बार आपको क्वेश्चन आता है। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आपने सबने डेफिनेटली देखा होगा इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स। यहाँ पर फंडा ये है कि मिथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड एंड सम अदर क्लोरोफ्लोरोमीथेन, जिसको आप CFC भी कहते हो ना, फ्लोरोक्लोरोमीथेन्स वाला, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। हायर मेंबर्स आर लिक्विड और सॉलिड। तो आपको सिंपल तरीके से कैसे याद रखना है, देखना, जो लोअर मेंबर्स है ना, जो आपके लोअर मेंबर्स हैं वो गैसेस है बेटा, और स्लाइटली हायर मेंबर्स जो हैं वो लिक्विड या सॉलिड्स हैं। अब ये तो एक थीम है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि जो लोअर मेंबर्स है वो गैसेस होते हैं और हायर मेंबर्स जो है वो लिक्विड्स या सॉलिड्स हो सकते हैं। ये तो थीम है, अपने को पता भी है ऑलरेडी, तो इसमें कोई नया चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर देखना, हैलोजन कंपाउंड जो है वो पोलर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि भाई जो CX बॉन्ड है उसमें X कैसा है, X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। X के ऊपर क्या है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग कि भाई ये पोलर कंपाउंड है। और जो पोलैरिटी होती है, वो किस में रिजल्ट करती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना। देखो, ड्यू टू द पोलैरिटी, ठीक है, देयर इज बेसिकली व्हाट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। विच टाइप, डाइपोल डाइपोल। जैसा मैंने कहा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो डेवलप हुआ, ये क्या है, ये डाइपोल है, ओके। एट द सेम टाइम वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है आपकी, है ना, स्मॉल जो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, जो आपकी वीक फोर्सेज होती है वैन डर वाल्स फोर्सेज, वो भी, और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी, ये दोनों हैलोजन डेरिवेटिव्स में अच्छे खासे होते हैं। दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, नोट करना ये पॉइंट को, ओके, दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि अगर वो आपको कंपेयर करने को बोलेगा कि भाई मीथेन और मिथाइल क्लोराइड का आप कंपेयर करो, है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियसली भाई क्लोराइड जिसमें है उसका बॉइलिंग पॉइंट हायर, बिकॉज मीथेन नॉन पोलर है और मिथाइल क्लोराइड पोलर है, ओके। Now, the attractions get stronger as the molecules get bigger, of course, and the variation decreases in the order of, very very important point here, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट में, खास करके अगर मैं बोलूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, इवन JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है और आया हुआ है, क्या कि बॉस RI, RBr, RCl और RF कैसे पूछेगा वो आपको, वो पूछेगा भाई CH3I, CH3Br, CH3Cl, इनको आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाओ, तो क्या होगा यहाँ पर, फॉर द सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ, आयोडीन का ज़्यादा बड़ा साइज है तो उसलिए वैन डर वाल्स फोर्सेज उसकी ज़्यादा है, ब्रोमीन का उससे थोड़ा छोटा, क्लोरीन का उससे थोड़ा छोटा, फ्लोरीन का उससे थोड़ा छोटा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका यह सॉल्यूशन आपको मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन द साइज। आपको साइज वाइज कंपैरिजन करना है, बहुत ही सिंपल, ओके। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग ऑल्सो। नाउ दिस इज अगेन अ स्टैंडर्ड थीम, तो एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट आप ऐसे अपनी बुक में लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर। क्या करता है ये, कार्बन नंबर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ते रहता है, बट सेम टाइम, एट द सेम टाइम बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विथ ब्रांचिंग।
समझो बात को, जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी उतना क्या होगा, उतना सरफेस एरिया भी कम होगा। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी ना तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो कम होगा। इसलिए क्या होगा, हीट जब स्प्रेड होती है, हीट डिसिपेशन होती है, वो ज़्यादा आसानी से होगी। अगर सरफेस एरिया कम है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है। बट यहाँ पर हमारे पास आता है केमिस्ट्री का फेवरेट चीज़, क्या, एक्सेप्शन। देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाइहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली द सेम, हाउएवर para isomers are high melting as compared to their ortho and meta isomers due to the symmetry of para isomers that fits in crystal lattice structure better as compared to ortho and meta। देखो, आपके पास अगर मैं बोलूं कि आपको समझो यहाँ पर टोलुइन है, अब इसका ऑर्थो डेरिवेटिव है, इसका आपके पास मेटा डेरिवेटिव है, और इसी का आपके पास क्या है, पैरा डेरिवेटिव है। तो पैरा डेरिवेटिव में बिकॉज ऑन बोथ साइड, यहाँ पर अगर आप देखोगे CH3 है, यहाँ पर आप देखोगे तो क्लोरीन है, तो ऑन बोथ साइड क्या दिख रही है आपको, सिमेट्री दिख रही है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री इन द पैरा आइसोमर्स दैट इज डाइहेलोबेंजीन्स में। तो अगर आपको अगेन, अगर आपको ये से बोले चलो भाई आप बताओ ऑर्थोक्लोरो, मेटाक्लोरो, एम क्लोरो अगर मैं बोल दूं, और पैराक्लोरो, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, पर पैराक्लोरो इन दोनों से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट दिखाता है। इस तरह का आपका स्टेटमेंट तैयार होता है, ध्यान से देख लो। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, दीज आर ऑल फैक्चुअल सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नॉट मच टू व्हाट यू से गो इन डेप्थ इनटू दोज। आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे। डेंसिटी अगेन देखो, ब्रोमो एंड आयोडो आर हैवियर, अगेन कॉमन सेंस की बात है यार, ब्रोमीन और आयोडीन बड़े बड़े एटम्स हैं, तो ब्रोमीन और आयोडीन या पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स भी अगर आप इसमें डाल सकते हो, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो। तो आपको वो जो एक पॉपुलर क्वेश्चन फॉर्मेट आता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो वो 3 चीज़ें देगा, चौथा वाला इनकरेक्ट होगा, ब्रोमो, आयोडो एंड पॉलीक्लोरो, विच आर हैवियर देन वाटर या विच आर लेस डेंस देन वाटर, अगर ऐसा पूछ लिया उसने और एक को उसने रॉन्ग स्टेटमेंट में लिखा रहेगा इन तीनों के अलावा, इस तरह से देख लेना है। ओके, सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स में पहले भी आप लोगों को बोला हुआ है, ये वन ऑफ द गोल्डन रूल्स है केमिस्ट्री का। क्या, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब अगर पोलर कंपाउंड है तो उसमें पोलर चीज़ें तो डिजॉल्व होंगी। तो जैसे हेलो एल्केन्स वाटर में थोड़े बहुत सॉल्युबल है, क्यों, क्योंकि पानी भी पोलर है और हेलो एल्केन्स भी पोलर है, बस सीधी बात है। बट आप देखो कि स्लाइटली सॉल्युबल क्यों है, अच्छे से सॉल्युबल क्यों नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि यहां पर देखो, अगर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करना है, इन ऑर्डर टू डिसॉल्व एनी सब्सटेंस इन वाटर, what is required, energy is required to overcome the attractions of the molecules and break the hydrogen bonds, right? अब यहां पर होता क्या है, less energy is released when new attractions are set up between haloalkane and water molecules, as these are not as strong as the original hydrogen bonds in water। इसमें से क्या समझ में आया कि भाई लेस सॉल्युबिलिटी क्यों है? सिंपल भाषा में ऐसे देख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O is actually stronger than the hydrogen bonding in RX यानी alkyl halides, in alkyl halides। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फंडे आपके सिंपल हैं। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी है, अल्काइल हैलाइड में उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी पुअर है, इसीलिए वो अल्काइल हैलाइड से जुड़ना नहीं चाहता। वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दूसरे से क्यों जुड़ेगा भाई, है ना? जब उसके खुद के हाइड्रोजन बॉन्ड इससे ज़्यादा अच्छे हैं तो वो क्यों जुड़ेगा? लेकिन यही अगर हैलो एल्केन्स को मैं ले लूँ जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जाते हैं, तो क्या होता है कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स आर बेटर दैन द वंस दैट आर दोज आर बीइंग ब्रोकन। सो ऑब्वियसली हैलो एल्केन्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा अच्छी तरह डिसॉल्व होंगे। बेसिक सिंपल पॉइंट्स हैं, ये आपको कई बार वो एक्सप्लेन या फिर राइट द करेक्ट स्टेटमेंट उस फॉर्मेट के क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो जो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूँ, ये आपको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो मार्क कर रहा हूँ वो मार्क करो, जो यहाँ लिख रहा हूँ वो अपने NCERT में साथ साथ लिखते जाओ ताकि आपको ध्यान से याद रहे। ओके, अब देखना, जैसे हमने MOPs के लिए मैंने आपको शॉर्टकट दिया था HAAA, है ना, हाइड्रोजन एक्सचेंज, एल्केन, एल्कीन और अल्कोहल। उसी तरह से रिएक्शंस के लिए भी करेंगे अपन, ध्यान से देखना, बहुत इजीली हो जाएगा। रिएक्शंस ऑफ हैलो एल्केन्स जो है उनको फॉलोइंग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। पहला, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो आप पॉपुलरली जानते हो एज SN, ऑफ कोर्स,
यस, यू नो दैट एज SN रिएक्शंस। दूसरा है आपका एलिमिनेशन, जिसको आप लोग पॉपुलरली अगेन लिखते हो एज E, है ना। और तीसरा है रिएक्शंस विद मेटल्स, दैट इज रिएक्शंस विद M, है ना। मेटल्स आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, अब E जो है ना, E यानी कि एलिमिनेशन, आपको पता है कि नॉर्मली E1 E2 ऐसे दो अलग अलग टाइप होते हैं। SN यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी SN1 और SN2 होते हैं। खैर इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मेटल्स मतलब कि जैसे सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह रिएक्टिव मेटल्स के साथ होता है। सो हाउ यू गोइंग टू रिमेंबर इट, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। यू विल रिमेंबर इट एज MEN, MEN। कितना आसान है, MEN यानी कि M से क्या याद करोगे आप, मेटल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है सर। E से क्या याद करोगे सर, एलिमिनेशन हो रहा है। और N से क्या याद करोगे सर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो कितना ईजी है ना। तो MEN, इस तरह से आप रिएक्शंस याद रखोगे, किसके, हेलो एल्केन्स के। यहां पर देखो मेटल, एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये कितना सेंसिबल लगेगा, MEN, खत्म, सिंपल। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 10 अलग अलग टाइप के रिएक्शन है। बच्चों को लगता है अरे बाप रे 10 रिएक्शन कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अभी आपको बताता हूं किस तरह से याद करना है, ठीक है। ओके, द फंडामेंटल आइडिया ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट, ध्यान से देखना। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि भाई यहां पर RX आपके पास है, न्यूक्लियोफाइल को मैं NU माइनस से रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव ही हो, वेरी वेरी क्लियरली ध्यान से सुनना। जरूरी नहीं है कि हर एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव ही हो। न्यूक्लियोफाइल जनरली इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो इसके लिए हम लोग उसको नेगेटिव से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। RX में आपको पता है कि भाई ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो X है ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा और R पॉजिटिव बनेगा, बरोबर है। तो यहाँ पर द सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन दैट यू कैन राइट, सिंपलेस्ट वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन दैट यू कैन राइट इज RNU प्लस X माइनस। यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल की क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन। तो इसलिए आप इसको लिखते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सिंपल, इससे आसान तो नहीं हो सकता। अब फंडा क्या है, ध्यान से देखना कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो थोड़ी कॉमन सेंस वाली समझ लो कि भाई किसके रिएक्शन लिख रहे हैं सर, एल्काइल हैलाइड के लिख रहे हैं। तो हैलोजन तो मेरा ये लीविंग ग्रुप रहेगा, ये तो गारंटेड है भाई। जाने वाला न्यूक्लियोफाइल कौन है, हर केस में, हर रिएक्शन में मेरा जाता हुआ न्यूक्लियोफाइल तो हैलोजन ही होगा ना, हैलाइड ही होगा। हैलोजन मतलब हैलाइड ना, यहाँ पे माइनस चार्ज कैरी कर रहा है। हैलोजन एटम होता है हैलाइड चार्ज वाला, नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना। तो यहाँ पर मेरा लीविंग न्यूक्लियोफाइल कौन है, हैलाइड है सर। और आने वाला न्यूक्लियोफाइल बहुत कुछ हो सकता है, OH माइनस हो सकता है, CN माइनस हो सकता है, ऐसे बहुत सारे अलग, NH2 माइनस हो सकता है, अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है। और हर अलग ऑप्शन को हम लोग या तो किसी नेम रिएक्शन से लिखते हैं या किसी अलग तरीके रिएजेंट से लिखते हैं। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज अंडरस्टैंड हाउ मेनी एंड हाउ टू राइट, है ना। लेट्स डू दैट। तो यहाँ देखते हैं अभी हमारे पास जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उनका क्या फंडा है। चलो लेट्स हैव अ लुक एट देम, ठीक है। आई होप द ऑडियो एंड वीडियो एंड एवरीथिंग इज क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। चलो, तो यहाँ फंडा ये है बॉस कि आप ऐसे याद रखोगे, देखना बहुत ईजी है, बहुत ध्यान से सिंपली याद रखना। देखना आप याद रखोगे Na 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 K K K Ag 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 और NH3, बस ये इतना इजी है। अगर आप देखो आपके पास 10 अलग अलग रिएक्शन है, Na 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 K K K Ag 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 NH3। अब बोलोगे सर ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, तो दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो जो रिएजेंट्स हमको यूज़ करने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए, जो रिएजेंट्स मेरे को यूज़ करने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ध्यान से सुनना कैसा फंडा है। अब यहाँ पर जो पहला वाला है Na, वो क्या है, देखो NaOH एक्वस, सिंपल है, NaOH एक्वस। दूसरा है NaOR डैश, दूसरा है NaOR डैश, और तीसरा है NaI। मतलब कि ये रिएजेंट्स एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करने वाले हैं। ध्यान से देखना, NaOH NaOR डैश NaI।
सेम फंडा आप यहाँ पे लगाओ, KOH, KNO2 और KCN, KOH, KNO2 एंड KCN। Ag सिल्वर सबसे इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ही यूनिक अलग अलग टाइप के रिएक्शन आपको सिल्वर में मिलते हैं। हर एक का मैं आपको फंडा समझाऊंगा, कहाँ पे एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगा। 2 मिनट आप शांति से इसको सुनो, पहले क्या समझा। Ag में आपके पास है AgOC डबल बॉन्ड OR, ठीक है भाई, सिल्वर कार्बोक्सिलेट है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट हो गया ये। एक है हमारा AgCN, एक है हमारा AgCN, और एक है हमारा AgNO2। इसमें और एक आता है मॉइस्ट Ag2O, और एक आता है इसमें मॉइस्ट Ag2O भी आता है, उसको भी अपन लिख लेते हैं Ag2O कैसा, मॉइस्ट, जो यहाँ पर अभी आपको NCERT के टेबल में दिया हुआ नहीं है पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। मॉइस्ट Ag2O। अब लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ईच वन इंडिविजुअली। क्या फंडा है, आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये देखना है कि भाई ये जो रिएजेंट मैंने यहाँ पे लिखा है इसमें प्लस पार्ट कौन सा और माइनस पार्ट कौन सा, तो आप पहले वो मार्क करके अपने आप से लिख लो, खुद से ये ट्राई करके देख लो। Na प्लस है, OH माइनस है, Na प्लस है, OR डैश क्या है, माइनस है, Na प्लस है, I क्या है, माइनस है, K प्लस है, OH माइनस है, K प्लस है, NO2 माइनस है, K प्लस है, CN माइनस है, Ag प्लस है, ये पूरा पार्ट माइनस है, Ag प्लस है, ये पूरा माइनस है, Ag माइनस। अब यहाँ पर ये 2 लास्ट में जो है उसमें वेरिएशन क्या है देखना, Ag2O भी गेट्स कन्वर्टेड इनटू AgOH ओनली, मतलब ये भी क्या देगा, OH माइनस देगा, और NH3 एक्चुअली स्प्लिट्स लाइक दिस, HNH2, तो H प्लस और NH2 माइनस। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इसको मैं ज़रा ऐसे कर देता हूँ कि आपको एक ही पेज में पूरा दिख जाए, ठीक है, या स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। अब समझ में ये आ रहा है कि बॉस ठीक है, जाने वाला न्यूक्लियोफाइल तो सर आपने बोल दिया फिक्स था कि X माइनस जा रहा था, ओके। आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मैंने आपको हिंट दे दिया है कि भाई X माइनस जाएगा तो क्या आएगा, जैसे कि पहले केस में X माइनस जाएगा तो वो कन्वर्ट होगा OH माइनस में, तो RX विल बिकम ROH। बात समझ में आई, सिंपल। RX था वो क्या बन जाएगा, हाँ सर ROH बन जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा, X जाएगा तो क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट जा रहा है, दूसरा नेगेटिव पार्ट आ रहा है, इतना सिंपली आप याद रखो, आपको आसानी से 10 के 10 रिएजेंट 10 मिनट से भी कम टाइम में याद हो जाएंगे बच्चों। OR डैश आएगा, आप बोलोगे हाँ बरोबर है, तो ROR डैश बनेगा, ठीक है, ये तो ईथर होता है। अच्छा, X माइनस जाएगा और I माइनस आएगा, आप बोलोगे सर X में भी तो I आता है, आयोडीन तो आता ही है ना, तो लेकिन फिंकलस्टाइन रिएक्शन में याद करो हमने क्या किया था कि क्लोराइड या ब्रोमाइड वाला रहेगा तो उसमें आयोडाइड जब आप लगाओगे उसको फिंकलस्टाइन बोला, तो ये तो एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सचेंज को फिर से रिपीट करके दे दिया इन्होंने। हम लोग हाँ यार ये तो सही है, RI हो गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, X का OH तो वापस क्या बना, अल्कोहल, ओके। यहाँ पर क्या हुआ, X का NO2 बना, है ना, तो क्या बन गया बेटा, RNO2। अब यहाँ पे RNO2 बना तो इसको ध्यान से ज़रा देखना, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, हाँ, RNO2। और यहाँ सिल्वर वाले पे आ जाओ, देखो आपको पॉइंटर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर भी RNO2 बन रहा है, तो दोनों सेम है कि अलग है, अब ये समझना है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब पोटेशियम की बात आएगी बच्चों, किसकी, पोटेशियम की बात आएगी, पहले मैं आपको NCERT में भी दिखाता हूँ कि किस तरह से दिया हुआ है, तो आपको क्लैरिटी आएगी। देखो आप नीचे टेबल में देखो, जब आपकी पोटेशियम की बात आती है तो आपका बॉन्डिंग कैसा हो रहा है, R का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हो रहा है, चेक करो मैंने येलो कलर से मार्क करके दिया। और वहीं पर सिल्वर के साथ जब आ रहा है तो R का बॉन्डिंग किसके साथ हो रहा है, ON डबल बॉन्ड O, है ना, AgON ऐसा, तो R का बॉन्ड जो है आपका वो यहाँ पर अलग तरीके से हो रहा है और यहाँ पर अलग तरीके से हो रहा है। एक को हम लोग एल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं, एक को हम लोग नाइट्रो एल्केन बोलते हैं। अब बोलोगे सर aren't these two the same thing? Are these two the same thing? That's the big question here. And the answer to that question is कि बॉस एल्काइल नाइट्राइट में
कार्बन का बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है और बाद में NO आता है, और नाइट्रो एल्केन में कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ है और फिर इस तरह से आता है। बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अल्काइल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन में बहुत ही ज़्यादा फर्क है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ समझ लेना है कि अब आपको ये समझेगा, देखो कि KNO2 के साथ जब रिएक्शन किया तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा RNO2, बट मैं कैसे लिखूंगा उसको, RON डबल बॉन्ड, समझ रहे हो, यानी मैंने कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। वही जब मैं सिल्वर के साथ लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा RN डबल बॉन्ड O। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो उसके ऊपर चार्ज आ गया, करेक्ट है, क्योंकि फॉर्मल चार्ज आता है उसके ऊपर, है ना, ये इस तरह से। तो इसलिए हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन सिंपल ऐसे तरीके से लिखते हैं RNO2, इस तरह से। तो जब मैं RONO ऐसा लिख रहा हूँ दैट मीन्स एल्काइल नाइट्राइट, और RNO2 लिख रहा हूँ इसका मतलब नाइट्रो एल्केन। बहुत ही सिंपल बेसिक फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पोटेशियम के साथ कुछ अलग हो रहा है, सिल्वर के साथ कुछ अलग। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि सिल्वर के साथ में बहुत सारे वियर्ड चीज़ें हो रही है यहाँ पे, जैसे कि सिल्वर साइनाइड में भी वियर्ड आपको देखने मिलेगा, एक्सेप्शन देखने मिलेगा, और इसमें भी देखने मिलेगा, और इसमें भी, तीनों में, इनफैक्ट सिल्वर के तीनों में आपको डिफरेंस कुछ देखने मिल रहा है। ध्यान से देखना क्या क्या है। तो हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट तक पहुँचे थे, KNO2 तक। KCN सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, CN का क्या, X का क्या बन जाएगा, CN, तो RCN आपका एल्काइल साइनाइड बन जाएगा, या आप लोग एल्केन नाइट्राइल भी इसको IUPAC नेम में कहते हो। यहाँ पर देखने में स्ट्रक्चर बड़ा लगता है, बट क्या करना है ना, क्या करना है, X माइनस को बाहर निकालना है और OC डबल बॉन्ड O R द होल थिंग माइनस को ऐड करना है, मतलब ROC डबल बॉन्ड O R डैश। तो ये क्या है, ये तो एस्टर है सर, ठीक है। अब आते हैं सिल्वर, क्यों उसको अलग कलर से हाईलाइट किया मैंने, क्यों अलग कलर से हाईलाइट किया, कोई बता सकता है, देखिए ज़रा। तो सिल्वर को इसीलिए अलग कलर से हाईलाइट किया बिकॉज यू एक्सपेक्ट इट टू गिव साइनाइड बट इट गिव्स आइसोसाइनाइड। जैसे यहाँ पर हम लोग उसको नाइट्राइट एक्सपेक्ट कर रहे थे बट वो नाइट्रो दे रहा था, वैसे यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे साइनाइड बट वो देता है आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखना कि आपका RCN आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर बन जाता है RNC बेटा, है ना। सेम वे Ag2O में आप ऑक्सीजन एक्सपेक्ट करो, पर वो मॉइस्ट लिखने से क्या हुआ कि सिल्वर ऑक्साइड पहले वाटर के साथ रिएक्ट करके सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो इन situ बना। सिल्वर ऑक्साइड क्या किया, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऐसा बना, देखो Ag2O प्लस H2O गिव्स 2AgOH, देख लो, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बन गया, पहले सिल्वर ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन होके पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन गया, तो अगेन दी X ग्रुप विल गो एंड व्हाट विल कम हियर, OH माइनस विल कम, मतलब कि ROH बनेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ये RNH2। अब यहाँ पर भी ध्यान से देख लेना ज़रा कि पहले NH2 जाएगा, पर क्या ये NH2 आने से सेटिस्फाइड है, नहीं, ये सेम रिएक्शन कंटिन्यू होता रहेगा जब तक H सारे रिप्लेस नहीं हो जाते। तो सेकेंड टाइम ये NH बन सकता है, थर्ड टाइम ये N इस तरह से बन सकता है, और फोर्थ टाइम ये N प्लस इस तरह से बन सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है ना। तो नाइट्रोजन एक्चुअली 3 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर वो 4 बॉन्ड भी बना सकता है। इसको आप लोग अमाइंस चैप्टर में पढ़ते हो, अमाइंस में मैंने आप लोग को ऑलरेडी कराया हुआ, ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, है ना। तो RNH2 बन सकता है, RNH बन सकता है, RNR और R इस तरह से बन सकता है, और R 4 टाइम्स N प्लस भी बन सकता है। नाउ लेट्स सी कि इनमें से किसको नेम रिएक्शन दिया गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। तो NaOR- वाला जो है ये मेरा विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस है। कौन सा, ये विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। अगेन अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये कवर करवाया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल के लंबे चौड़े वीडियो बने हुए हैं, आप देख सकते हो। वहाँ पर हमने ईथर वाला जो पार्ट है उसमें विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसको मैंने बड़े प्यार से आपको सिखाया था कि एक नाम दिया हुआ है कि रोना रिएक्शन, RONA, उल्टा बोलता हूँ मैं इसको, RONA, रोना रिएक्शन, ठीक है बॉस, ओके।
उसके बाद NaI वाला, ये तो आपको पता ही है, ये तो पता है इसका नाम क्या था, फिंकलस्टाइन था बच्चों, फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ये भी आपको मालूम है। उसके बाद लास्ट वाला जो है, ये जो लास्ट वाला है इसका नाम क्या था, इसका नाम था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। क्या नाम था, हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस। अगेन अमाइंस चैप्टर में पहला जो सबसे पहला तरीका है एल्काइल हैलाइड से अमाइन बनाने का वो यही है, जहाँ पर कंटिन्यूसली इसको आप लोग एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी, अगर मैं R ग्रुप को मिथाइल ग्रुप लेता हूँ तो इसको हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के नाम से भी पढ़ा जाता है, जहाँ पर मिथाइल ग्रुप कंटिन्यूसली ऐड होते रहता है। देख लो ज़रा, अगर R एक है फिर 2R है यानी 2 मिथाइल होगा, फिर 3 मिथाइल होगा, फिर 4 मिथाइल होगा, तो इसलिए इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी कहते हैं। जब तक सारे H एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक मिथाइल ऐड होते रहते हैं। तो आप देखोगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के सारे रिएक्शन अपने यहाँ पर कवर हो गए बच्चों। देख लो एक बार, आपको NCERT में किस तरह से दिया हुआ है देख लेते हैं। NCERT में भी सेम फंडा है, NaOH या KOH ना, ये तो मैं बता के आप लोगों को थक गया और आप लोग को याद होगा, आई एम प्रीटी श्योर कि भाई एक्वस KOH इज़ फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड अल्कोहलिक KOH इज़ फॉर एलिमिनेशन बच्चों। तो देखो यहाँ पर OH माइनस ग्रुप आता है और ROH बनता है। अब नोटिस करना कितनी जगह पे अल्कोहल बना, देखो 1 2 जगह पे, और मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा, जैसे कि एक यहाँ पर अल्कोहल बना, एक यहाँ पे भी अल्कोहल बना, और एक मॉइस्ट Ag2O में भी अल्कोहल बना, है ना। तो वो आपके बुक में दिया हुआ नहीं है मॉइस्ट Ag2O, बट आपको याद रख लेना है। उसके बाद हमारा NaOR- ऑब्वियसली है ना, ईथर बन रहा है, दिख गया आपको। NaI मैंने आपको बता दिया, फिंकलस्टाइन देख लो। NH3 और NH2 प्राइमरी बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है, टर्शरी बन सकता है, सारे हमने बना दिए। KCN के साथ में साइनाइड बन रहा है, AgCN के साथ में देखो आइसोसाइनाइड बन रहा है बेटा, हर एक चीज़ हमने कवर की। आप देखोगे KNO2 के साथ में अल्काइल नाइट्राइड बन रहा है, AgNO2 के साथ में नाइट्रोएल्केन बन रहा है। सिल्वर सॉल्ट के साथ एस्टर बन रहा है। LiAlH4 ऑब्वियसली वो तो रिडक्शन है, वो तो हमको पता ही है, अल्काइल हैलाइड का रिडक्शन करने पे हाइड्रोकार्बन मिलता है, ये तो हाइड्रोकार्बन में मैं कवर कर चुका हूँ, राइट। अब एक छोटा सा यहाँ पर नोट है, ये छोटा सा नोट जो है ना, ये एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आने वाला है, ध्यान से ज़रा देख लेना। यहाँ पर तो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, पर हाँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये पार्ट बहुत काम आने वाला है। साइनाइड्स एंड नाइट्राइड्स अगर आपने देखा तो सर एक जगह साइनाइड बना, एक जगह आइसोसाइनाइड बना, आप बोलोगे हाँ बरोबर है। फिर एक जगह नाइट्रो बना, एक जगह नाइट्राइट बना, वो भी बरोबर है। तो ऐसे क्यों है, इन दोनों को इतना स्पेशलिटी क्यों दिया गया, क्योंकि ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स है। कैसे बच्चों, ये एम्बी, अच्छा एम्बीडेंट मतलब क्या, तो वर्ड एम्बी, एम्फीबियन वर्ड आपको बायोलॉजी में हम वैसे हम करते हैं, तो एम्फी या एम्बी इसका मतलब ये होता है बोथ साइड, जैसे जो इंसान दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथ से काम कर सकता है, उसको एम्बी डेक्स्ट्रस बोलते हैं। तो बोथ साइड्स का मतलब होता है एम्बी, जैसे एम्फीबियन जो लैंड एंड वाटर दोनों में रहता है उसको बोलते हैं, है ना। तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम्बीडेंट का मतलब क्या है, जैसे साइनाइड का एग्जाम्पल ले लो, आप कर लो साइनाइड का एग्जाम्पल, तो आप बोलोगे ठीक है इसकी बॉन्डिंग कार्बन की तरफ से भी हो सकती है और नाइट्रोजन की तरफ से भी हो सकती है, तो दोनों साइड से बॉन्डिंग कर सकता है, ऑप्शन है उसके पास, तो एम्बीडेंट हुआ। वैसे ही NO और O यानी कि नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग हुई, और ON और O ऑक्सीजन के साथ साइड से बॉन्डिंग हुई, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग करने वाले न्यूक्लियोफाइल्स को हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। जब सिल्वर होगा तो ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे सिल्वर है तो आइसोसाइनाइड हो गया या नाइट्रो ग्रुप हो गया, और वैसे ही अगर आप देखो कि अगर आपके पास पोटेशियम था तो वो नॉर्मल तरीके से बॉन्डिंग कर रहा था। मैं इसका पोजीशन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ऐसा। तो पोटेशियम के वक्त आपका नाइट्राइट बन सकता था, साइनाइड बन सकता था, और सिल्वर के वक्त आपका आइसोसाइनाइड या फिर नाइट्रो ग्रुप बन रहा था। क्यों ऐसा है, अब इसके पीछे आपको नीट में क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, नीट में भी जेईई मेन में भी, अगर क्वेश्चन हम देखें कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से देखें तो आपको क्वेश्चन क्या आया हुआ देखना ज़रा, कि भाई KCN के साथ तो साइनाइड बन रहा है और AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, क्यों? तो क्यों का बहुत ही सिंपल सा आंसर है बॉस, KCN ज़्यादा आयोनिक है, KCN ज़्यादा आयोनिक है और AgCN ज़्यादा कोवैलेंट है। बहुत ही सिंपल, KCN ज़्यादा आयोनिक है, AgCN ज़्यादा कोवैलेंट। फजान रूल वगैरह आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, आपको पता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस तरह से निकालते हैं वगैरह, ठीक है। बस वो इसको सिंपली अब अप्लाई करके अपन
निकाल सकते हैं कि भाई कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होगा। आप सिंपली ये 2 स्टेटमेंट को मार्क कर लो, लर्न कर लो, आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, अगेन इफ यू गो इनटू द मैकेनिज्म देयर इज अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन डेप्थ मैकेनिज्म एंड ऑल। मैं आपको उसका एकदम सिंपल सा प्रोसेस देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस। अगेन एज वी ऑलवेज डू, विल डू इट बाय अ शॉर्टकट। हाउ टू रिमेंबर SN1 एंड SN2। वो याद करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री एक लाइन में जान ले कि भाई एडवर्ड डेविड ह्यूज और एडवर्ड डेविस ह्यूज एंड क्रिस्टोफर इंगोल्ड कान एंड प्रीलॉग सिस्टम नोमेनक्लेचर का RNS कॉन्फ़िगरेशन वगैरह दिया था ना, वैसे दे वर द वंस हु एक्सप्लेन्ड दी SN2 रिएक्शन इन 1937। अब बोलोगे सर यहाँ से भी पूछ सकते हैं क्या? हाँ ऑफ कोर्स, एंट्रेंस एग्जाम में आपको NCERT में से कहीं से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो ये भी आप मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके SN2 जब आप लिखते हो तो ये SN2 का मतलब क्या होता है? SN2 का मतलब होता है, ध्यान से देखना, S N और 2, इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक, और इस 2 का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? 2। मतलब वो टेक्निकली आपको सेकंड ऑर्डर, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हमने देखा भाई वो रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वगैरह टाइप के रिएक्शन हम लोग क्लासीफाई करते थे रेट के हिसाब से, वैसे यहाँ पर वो बोल रहा है। बट आपको यहाँ पर लिख कर क्या दिया उसने? क्या उसने ये वर्ड यूज़ किया? उसने सेकंड ऑर्डर वर्ड यूज़ किया? नहीं, उसने एक्चुअली बाय मॉलिक्यूलर वर्ड यूज़ किया। और केमिकल काइनेटिक्स में आपको तो पता ही है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं, है? बायोमोलिकुलर मतलब 2 मॉलिक्यूल्स उसमें इन्वॉल्व हैं रिएजेंट के, और दोनों यहाँ पर रेट को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं यहाँ पर, और बायोमोलिकुलर भी, बायोमोलिकुलर भी बोल सकते हैं, है ना? तो यहाँ देखना फंडा क्या है। SN1 और SN2 के बारे में आपको जो सवाल आपकी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं? द मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन इज फाइंड विच कंपाउंड will prefer to undergo SN1 और SN2, इस तरह से आपको वो पूछेगा कि भाई वो बोलेगा अच्छा 4 कंपाउंड दिए, इसमें से बताओ सबसे तेजी से SN1 कौन करेगा, या जिसका प्रेफरेंस होगा SN1 करने के लिए, या फिर 4 कंपाउंड देगा, बोलेगा सबसे तेजी से SN2 कौन करेगा, उसका प्रेफरेंस बताओ, या फिर उसको ऑर्डर में लगाओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लगाओ। इस तरह से आपको वो सवाल पूछेगा। तो इसमें हम लोगों को सोचना कैसे? देखो थियरी रट्टा मारनी नहीं है, आपको नीट में थियरी लिखने को नहीं आने वाली है, वो बोर्ड्स के लिए ठीक है, पर जो आपको MCQ में पूछेगा वो तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेगा। तो जरा कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट दोनों को फंडे को अपन ध्यान में रख के समझते हैं आगे, देखना। ओके, SN1 और SN2 बच्चों आप सिंपली उल्टा याद रखना। SN2 में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर्ड होता है, SN1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड प्रेफर होता है। इसका क्या मतलब कि अगर मैं आपको पूछ लूँ कि भाई मेरे पास सपोज ऐसा है टर्ट ब्यूटाइल हैलाइड, क्या है मेरे पास? टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है। इसमें ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये टर्शरी है। क्लियर बॉस? ठीक है, तो ये टर्शरी टाइप का है। तो यहाँ पर जब ये अंडरगो करेगा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, तो देखो अब कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता न्यूक्लियोफाइल क्या है, क्या करेगा, X जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, ये तो पता ही है अभी। बट सवाल ये कि ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो करने वाला है बॉस? तो ये मैकेनिज्म फॉलो करने वाला है, तो ये X माइनस ये रिएक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ, और ये CH3 CCH3 छत्री, और ये न्यूक्लियोफाइल, और ये X माइनस, ऐसे हो जाएगा। अब ये रिएक्शन जो फॉलो करेगा, मैकेनिज्म जो फॉलो करेगा, बिकॉज ये टर्शरी था, तो ये फॉलो करेगा बॉस SN1। सिंपल। आपको क्या करना है, आपको रिएजेंट को देखना है ध्यान से, सबस्ट्रेट को देखना है ध्यान से। सबस्ट्रेट यानी कि जिस पे आप रिएक्शन करा रहे हो, रिएजेंट यानी कि जिसको यूज करके रिएक्शन करा रहे हो, और कैटलिस्ट तो आपको पता ही है, एरो पे आप लिखते हो। तो SN1 कैसे जज करोगे भाई? सबस्ट्रेट टर्शरी होगा तो SN1 होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? नाउ न्यूक्लियोफाइल इंटरैक्ट्स विद अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन हैलाइड बॉन्ड का ब्रेकिंग करेगा। तो पहले बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, बाद में नया बॉन्ड फॉर्म होगा।
बोलोगे हाँ ये तो ठीक ही है, सीधी बात है ना। अगर मैं SN1 की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये जो ब्रेकिंग और मेकिंग बोला ना, ये दो अलग अलग स्टेप में होता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला शॉर्टकट ट्रिक कैसा याद रखने का, ये एक है, इसका 2 स्टेप। SN1 है तो 2 स्टेप, SN2 है तो 1 स्टेप। तो इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट, तो इसमें 1 ट्रांजिशन स्टेट। 1 का 2, 2 का 1, ऐसा याद रखना, सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बॉस, इस तरह से समझ लेना है कि भाई SN1 टर्शरी के लिए प्रेफर्ड होता है, उसमें 2 स्टेप होते हैं, 2 ट्रांजिशन स्टेट होता है। SN2 प्राइमरी के लिए प्रेफर्ड होता है, उसमें 1 स्टेप होता है, 1 ट्रांजिशन स्टेट होता है। अब आई नो हर बच्चे को ये खुजली होती है, वो उछलते रहता है ये पूछने के लिए, सर टर्शरी का SN1, प्राइमरी का SN2, तो सेकेंडरी का क्या? ये आपके दिमाग में भी सवाल आएगा, सही है, उसके ऊपर आते हैं अपन। बट पहले जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड चीजें हैं उनको पहले देख लें। जो एस्टैब्लिश्ड ये है कि भाई SN1 में क्या प्रेफर्ड है, टर्शरी, SN2 में क्या प्रेफर्ड है, प्राइमरी। पहले ये क्लियर हो गया, देख लो। अच्छा, SN1 में 2 स्टेप है, SN2 में 1 स्टेप है। तो 1 स्टेप है तो कहना है इसी को एक्सपैंड करूं मैं स्टेटमेंट को, कहना है इससे देयर इज साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग, साइमल्टेनियस ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। मतलब एक ही साथ एक ही स्टेप में पुराना बॉन्ड टूट भी गया और नया बॉन्ड बन भी गया। क्या हुआ, पुराना बॉन्ड टूट भी गया और नया बॉन्ड बन भी गया एक ही स्टेप में। यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट क्या हुआ, ब्रेकिंग हुई, पहले पुराना ब्रेकअप हुआ, हीरोइन गई, है ना, उसके बाद न्यू बॉन्ड मेकिंग, है कि नहीं। यहां पे क्या हुआ, तो यहां ये इंपॉर्टेंट है, 2 स्टेप में क्या हो रहा है और 1 स्टेप में क्या हो रहा है, ये फंडा आपको समझ में आ गया। अच्छा, अगर सिंगल स्टेप होगा तो इंटरमीडिएट तो नहीं बनेगा भाई। अगर सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप हुआ तो बीच में उसको रुकने के लिए जगह नहीं मिली ना, इंटरमीडिएट बनाने के लिए, स्टेबल इंटरमीडिएट बनाने के लिए जगह नहीं मिली, है कि नहीं। और एट द सेम टाइम अगर मैं 2 स्टेप्स की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ, फिर सेकेंड स्टेप चालू हुआ, उसके बीच में क्या हुआ, स्टेबल इंटरमीडिएट बना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि यहां पर स्टेबल इंटरमीडिएट बना होगा क्योंकि 2 स्टेप हो रहा है। समझ रहे हो बात को, स्टेबल इंटरमीडिएट बना होगा क्योंकि 2 स्टेप बन रहे हैं, यहां पे हो रहे हैं, और यहां पर नो इंटरमीडिएट इज फाउंड। क्या है ये स्टेबल इंटरमीडिएट, कौन सा है, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है बच्चों। कैसा, ये कार्बोकैटायन। अगेन अगर आप देखो तो बहुत ही इजी और सिंपल लॉजिकल बात है। CX में से X माइनस जाएगा तो C क्या बचा, प्लस बचा ना। C प्लस को अपन क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। और अगर टर्शरी कार्बोकैटायन होगा तो वो तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। आप बोलोगे हाँ ये बात सही है सर, टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। क्यों, क्योंकि 3 अल्काइल ग्रुप है उसके पास, डोनर, तीनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, +H इफेक्ट इसमें हो रहा है, 9 अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बेसिक्स GOC के लेक्चर जो है उसमें सिखा चुका हूं। अगर डाउट हो, याद नहीं हो तो प्लीज वो लेक्चर एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट दो फंडे आपको याद रखने। अगर इसमें 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं तो इसके कर्व में 2 हाई एनर्जी पॉइंट्स भी आएंगे। SN2 में 1 ट्रांजिशन स्टेट है तो इसके कर्व में 1 ही हाई एनर्जी पॉइंट आएगा जो उस ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। SN1 में 50% inversion of configuration and 50% retention of configuration होता है। मतलब आपने अगर 100 मॉलिक्यूल से चालू किया तो उसमें से 50 मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गए, मतलब डेक्स्ट्रो थे तो लीवो हो गए, लीवो थे तो डेक्स्ट्रो हो गए, और 50 रिटेन हुए, यानी कि उनका कॉन्फ़िगरेशन जो था वही रहा। जबकि SN2 में 100% इन्वर्जन होता है,
100% क्या होता है, इन्वर्जन होता है, जिसको बाय द वे हम लोग कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। मतलब कि अगर आपने ऑप्टिकली एक्टिव यानी डेक्स्ट्रो फॉर्म से चालू किया या लीवो फॉर्म से चालू किया, तो डेक्स्ट्रो से चालू किया तो लीवो हो जाएगा, लीवो से चालू किया तो डेक्स्ट्रो, यानी कि उल्टा होगा 100% केसेस में। 100% केसेस में क्या होगा, उल्टा ही होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन। कब, दिस इज वैलिड व्हेन, दिस इज व्हेन योर इनिशियल कंपाउंड इटसेल्फ वाज ऑप्टिकली एक्टिव। वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन योर एंट्रेंस एग्जाम्स, खास करके अगर मैं नीट की बात करूं, बहुत पॉपुलर, ब्यूटेन 2 ऑल या 2 क्लोरोब्यूटेन वगैरह वाला आपका क्वेश्चन बनता है। 2 क्लोरोब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव होता है बेटा। 2 क्लोरोब्यूटेन कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और वो पूछेंगे कि भाई उसका एक्वस KOH के साथ रिएक्शन किया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। चलो देखते हैं, तुम्हारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन उसने आपको दे दिया, चलो देखते हैं, है ना। जैसे कि ये CH3 CCl C2H5, ठीक है, ये इधर और ये H। इसका तुमको उसने ये बोल दिया चलो कि ये तुम्हारा लीवो फॉर्म है, मान लो। इसका उसने बोला कि तुम किसके साथ रिएक्शन कर लो, OH माइनस के साथ एक्वस मीडियम में, है ना, KOH एक्वस, यानी कि सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो क्या होगा, आप बोलोगे ठीक है सर, ये OH जो है ये आएगा और ये Cl जो है ये जाएगा, तो ये OH आ गया, देखो वाह, और ये Cl जो है ये निकल गया, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बना भैया, तो प्रोडक्ट CH3CH C2H5 OH अगर बनता तो मैं बोलता कि यार इसकी तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये लीवो फॉर्म ही है। पर जैसा मैंने कहा, ये सोचना है, समझना है कि अगर ये SN2 अंडरगो कर रहा था, क्या अंडरगो कर रहा था बेटा, SN2 अगर ये अंडरगो कर रहा था, ध्यान से देख लेना, फिर से शुरू से बताता हूँ, अगर ये SN2 अंडरगो कर रहा था तो क्या होगा, लीवो का क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो बन जाएगा। तो ये C2H5 इस तरफ आ जाएगा, CH और OH और CH3, ठीक है, बात समझो। SN2 अंडरगो कर रहा है तो ये क्या होगा, तो लीवो का क्या बन जाएगा, डेक्स्ट्रो। मतलब इन्वर्जन होना ही होना है 100%, ठीक है ना, ये बात को समझो। अब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा, ध्यान से देखना, ओके। जब बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप वीक होता है, कार्बन और लिविंग ग्रुप कौन था भाई, हमारा X माइनस था, लिविंग ग्रुप कौन था, X माइनस, वो जा रहा था ना, तो वो वीक होता है कार्बन और उसका बॉन्ड। तब उस समय क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जैसा मैंने कहा TS ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें ऑल 3 CH बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन एंड अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल्स आर पार्शियली अटैच्ड टू द कार्बन। आपको डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ, बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ देखना, ये रहा आपका ट्रांजिशन स्टेट, देखो। अब ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या मार्किंग है समझ लेना जरा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या फंडे हैं, ट्रांजिशन स्टेट में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन सेम प्लेन में, क्योंकि कार्बोकैटायन है ना, ये कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन बनना चाहता है, तो ये तो प्लेनार हो गया, प्लेनार स्ट्रक्चर में तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में। और ये जो क्लोरीन है और OH है, ये दोनों आधे आधे अटैच है। मतलब आप बोलोगे सर इसके आजू बाजू 5 चीज़ें दिख रही है, 1 2 3 4 एंड 5, नहीं, एक्चुअली 1 2 3 उससे बॉन्डेड है, और ये 4.5 मतलब 3.5 और 4 ऐसा है, मतलब आधे आधे बॉन्डेड है ना OH और क्लोरीन, तो अभी भी 4 है। लेकिन ऑब्वियसली इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, क्यों, क्योंकि OH और क्लोरीन दोनों अपनी अपनी तरफ से बॉन्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कार्बन इज नॉट फीलिंग स्टेबल, इट हैज़ वेरी हाई एनर्जी एंड इट इज़ फीलिंग अनस्टेबल। सो व्हाट इट विल डू, वो बोलेगा भाई एक काम कर क्लोरीन, तो अपना बॉन्ड तोड़ ले भाई, तू निकल जा, और OH को बोलेगा बॉन्ड बना ले। पर आपने नोटिस किया ओरिजिनली क्लोरीन राइट साइड पे था, तो OH जो है वो सेम साइड आना चाहिए था, बट OH कहाँ पे आया, लेफ्ट साइड पे आया। मतलब इसने किया बैक साइड अटैक, क्या किया, पीछे के साइड से उसने क्या किया, अटैक कर दिया, कि मतलब क्लोरीन आगे था और उसने बोला नहीं यार मैं आगे से आऊँगा ना तो क्लोरीन भी नेगेटिव, मैं भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का रिपल्शन हो जाएगा, तो क्या करूँगा मैं, पीछे से अटैक कर लूँगा। तो क्लोरीन अगर राइट पे लगा था तो मैं लेफ्ट पे आ जाऊँगा, या क्लोरीन अगर लेफ्ट पे लगा था तो मैं राइट पे आ जाऊँगा। तो इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चला सर कि इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। हाँ सही है, तो उल्टा जब आएगा बैक साइड अटैक करेगा तो ऑब्वियस है बॉस कि क्या होगा,
ये। और ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल क्यों था? क्योंकि कार्बन एक्चुअली बॉन्डेड था 5 चीज़ों से। वो आधा आधा जो बॉन्ड है आप उसको भी गिनो तो अगर आप देखो तो 5 चीज़ों से बॉन्डेड था, जो ऑब्वियसली स्टेबल नहीं होगा। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट जो है ये हाई एनर्जी स्टेट है। कैसा? ये हाई एनर्जी स्टेट है। अच्छा, बहुत बच्चे ना ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ नहीं करनी। इंटरमीडिएट स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है। काफ़ी सिंपल। ओके, अब देखो कि अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, ठीक है, मिरर इमेज दो अलग अलग फॉर्म्स है सेम कंपाउंड के, इनकी क्या बनाई है? मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसी होती है? फिजिक्स में आपने पढ़ा है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज होती है। कैसी होती है? लैटरल, मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट बनता है, लैटरल इन्वर्जन। और ये मिरर इमेजेस जो है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा? ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझ में है कि बॉस SN2 में जो है 100% इन्वर्शन होने वाला है, जबकि SN1 में 50% रिटेंशन और इन्वर्शन दोनों हो सकता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो मैं आपको नोट यहां लिख के देता हूं, 50% रिटेंशन एंड इन्वर्शन। 50% रिटेन हुआ, ओरिजिनल रहा, 50% इन्वर्ट हुआ, इन्वर्शन हुआ। इसका दोनों का मतलब क्या कि अगर समझो डेक्स्ट्रो से आपने शुरू किया, तो मान लो आपने डेक्स्ट्रो से शुरू किया, तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रहा 50% और डेक्स्ट्रो का लीवो हो गया 50%, मतलब दोनों की इक्वल क्वांटिटी हो गई, मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। और जो प्रोडक्ट बन गया वो कैसा बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बन गया। कैसा बन गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया। ठीक है, तो SN1 में आप मान लो समझ में आ जाएगा। तो आप देखो तो हर एक चीज़ जो मैंने कवर की, हर एक पॉइंट मैंने कवर किया, आपको यहाँ पर NCERT में डायरेक्ट एज इट इज़ मिलेगा। मैंने NCERT के पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको पढ़ाया। देखो, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड रहेगा तो SN1 है। देख लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया भाई, टर्शियरी का तो SN1। आप बोलोगे ठीक है। अकर्स इन 2 स्टेप्स, आप बोलोगे ठीक है भाई। पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, क्लीवेज मतलब ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन बनता है सेकेंड स्टेप में। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो वो स्लोएस्ट है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? मतलब इसको रेट डिटरमाइनिंग आप बोल सकते हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। जो स्लो स्टेप होता है वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जैसे बायो में फोटोसिंथेसिस में हम अभी आगे पढ़ेंगे कि आप लोग लास्ट में ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स करते हो, जहाँ पर जो सबसे लो वैल्यू होगी वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हम लोग यील्ड की बात करें केमिकल रिएक्शन में, तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। वैसे यहाँ पर जो स्लोएस्ट स्टेप होता है बच्चों, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, जो ब्रेकिंग वाला है वो स्लोएस्ट है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेम जो मैंने वर्ड बाय वर्ड कहा आपको NCERT में मिलेगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगो SN1 बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन, ऑलरेडी बता चुका, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टर्शियरी ये होता है। तो फॉर SN2 अगर मैं देखूं तो प्राइमरी ज़्यादा प्रेफर्ड है, और उसके बाद मिथाइल। अच्छा, मिथाइल एक्चुअली अगर आप देखो तो टेक्निकली 0 डिग्री होना चाहिए ना, मिथाइल जो है वो तो प्राइमरी से भी नीचे आ रहा है, देख लेना जरा, क्योंकि उसका कार्बन तो और किसी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है। उसको हम लोग सुपर प्राइमरी भी कहते हैं, बट केमिकल काइनेटिक्स में बिहेव्स लाइक प्राइमरी, ऐसा मान के चल लो। ठीक है ना? और ये वाला जो है एरो अगर आप देखोगे SN1 के लिए टर्शियरी प्रेफर्ड है, SN1 के लिए जो है टर्शियरी प्रेफर्ड है, SN2 के लिए प्राइमरी प्रेफर्ड है। प्राइमरी से भी ज़्यादा मिथाइल प्रेफर्ड है एक्चुअली, है ना? सेम चीज़। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देख लेना, अगर आपको उन्होंने बेंजाइलिक एलाइलिक वगैरह दे दिया, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स, मैं आप लोगों को एलाइल क्या होता है बेंजाइल क्या होता है सिखा चुका हूँ। अगेन इफ यू डोंट नो व्हाट एलाइल एंड बेंजाइल आर, सो देन गो बैक एंड वॉच द हाइड्रोकार्बन्स और द GOC के लेक्चर्स, उसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बेसिक, एकदम बेसिक चीज़ है एलाइल बेंजाइल क्या होता है। तो फॉर सेम रीजन एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड जो है वो SN1 दिखाते हैं। क्यों? अगेन उनका एलाइलिक और बेंजाइलिक का कार्बोकैटायन स्टेबल होगा, है कि नहीं, है ना? इसलिए वो क्या करेंगे SN1 दिखाएंगे। तो आपको बेंजाइलिक अगर वो पूछ ले तो आप बोलोगे SN1 को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। अगर वही उल्टा कर लो, विनाइल या फिनाइल सिस्टम दिया तो SN2 को प्रेफर करेगा, ऑब्वियस। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। ध्यान से देखना, फॉर अ गिवन एल्काइल ग्रुप रिएक्टिविटी इज RI, RBr, RCl, RF।
ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, क्यों? RI की आपकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर RBr की उससे थोड़ी कम होती है, फिर RCl की और कम होती है, और RF की तो एकदम ही कम होती है ना। तो आपकी बॉन्ड लेंथ जितनी कम, आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, तो वो जल्दी ब्रेक ही नहीं होगा। आयोडीन अच्छा ब्रेक होगा कि फ्लोरीन? ऑब्वियसली आयोडीन अच्छे से ब्रेक होगा और ज़्यादा रिएक्टिव भी होगा, क्योंकि जल्दी अच्छा लीविंग ग्रुप। आयोडीन इज बेटर लीविंग ग्रुप, सिंपल भाषा में I- इज बेटर लीविंग ग्रुप, आसानी से छोड़ के जाएगा, है ना। आयोडीन इज बेटर लीविंग ग्रुप। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वो टिपिकल जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से डायरेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो बोल रहा है इन दोनों में से जज करो कि भाई कौन SN2 फास्टर करेगा, इसमें से और इसमें से जज करो कौन SN2 फास्टर करेगा। तो क्या देखना है भाई, यहाँ पर ये कार्बन प्राइमरी है, यहाँ पर ये वाला कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है ये सेकेंडरी है। अगर SN2 चाहिए तो प्राइमरी, तो ये वाला आपको ज़्यादा अच्छे से SN2, क्योंकि SN2 प्राइमरी मैंने बता दिया। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 ये पूरा दोनों प्राइमरी है, तो कंपेयर क्या करना है फिर आयोडीन और क्लोरीन के बीच में चेक करना है। तो आयोडीन बेहतर कि क्लोरीन बेहतर? ऑब्वियसली आयोडीन बेहतर लीविंग ग्रुप, तो ये ईजी। आपको मैंने जो आपॉइंट बताया मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके भी दिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं बेटा, ध्यान से देख लेना, है ना। अगर आपको ऐसे ऑप्शन दे दिया कि भाई 2 जगह पे प्राइमरी, सर दोनों प्राइमरी है, तो क्या करूँ? तो चेक करो कि किसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि ये वाला C6H5CH2Br, ओके, एंड C6H5CH3Br, ओके, C6H5CH3Br, ये चारों आपको ऑप्शन दिए हुए, ठीक है ना। अभी 2 प्राइमरी ब्रोमाइड्स हैं, 2 प्राइमरी ब्रोमाइड्स हैं, कौन से वाले? पहला ये और दूसरा ये, ठीक है, इस तरह से। किसमें? सॉल्यूशन फर्स्ट में, ठीक है ना, ध्यान से देखना। पहला वाले में उसने आपको ये पूछा, देखो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स। कौन से 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स? एन, आइसो, सेक और टर्ट, ठीक है। अगेन ये आपको अगर याद नहीं है तो मैं ये बहुत बार नॉमेनक्लेचर के टेबल में, GOC में, बेसिक इंट्रोडक्शन में, हाइड्रोकार्बन्स में बहुत जगह पे बता चुका हूँ। अब उसमें से कोई भी एक बार देख लेना, आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एन, आइसो, सेक, टर्ट अगर मैं देखूँ तो ये चारों में वो कंपेयर करने को बोल रहा है। तो एन और आइसो कैसे बेटा? प्राइमरी है। एन और आइसो कैसे प्राइमरी? सेक क्या है? ये तो सेकेंडरी है। टर्ट क्या है? नाम से ही पता है भाई, ये तो टर्शरी है। तो सबसे स्टेबल तो टर्शरी वाला होगा, तो वो तो टर्शरी वाला जो है वो तो SN1 प्रेफर करेगा। टर्शरी वाला क्या करेगा? वो तो SN1 प्रेफर करेगा। अब टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अब प्राइमरी में 2 हैं, उसमें कैसे जज करेंगे? जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा प्रेफर करेगा, है कि नहीं। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा? कार्बोकैटायन। तो आप बोलोगे ज़्यादा स्टेबल तो सर आइसो वाला होना चाहिए, सीधी बात है, यस। क्यों? तो ये इस तरह से होगा बेटा, आइसो, है ना, आइसो वाला। क्यों? देखो, तो वो बोलता है कार्बोकैटायन डिराइव फ्रॉम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड इज मोर स्टेबल देन N-ब्यूटाइल बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का डोनर इफेक्ट होता है AD, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मेरा ही नाम याद रख लो, अंकित दुबे, सिंपल AD, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है। इससे ज़्यादा आसान तो नहीं है ना भाई, एल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट यानी इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, डोनर अच्छा होता है वो। और अगर हम लोग उसको हाइपर कॉन्जुगेशन के फॉर्म से देखें तो भी अगर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर दिख रहे हैं आपको कार्बोकैटायन के बाजू में, तो वो भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन भी थोड़ा बहुत इफेक्ट वो दे सकता है। यानी कि आइसो वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ऑब्वियसली आपका ऑर्डर जो बन जाता है बेटा वो होता है यहाँ पर N, फिर यहाँ पर आइसो, फिर यहाँ पर आपका सेक और यहाँ पर आपका टर्ट, इस तरह से। सिंपल है कि नहीं? SN1 के लिए और SN2 के लिए एग्जैक्टली क्या होगा? उल्टा होगा। तो आपको सिर्फ ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। SN1 पूछा है तो टर्शरी से लगा देना, SN2 पूछा है तो प्राइमरी से लगाते जाना। और अगर 2 प्राइमरी है या 2 टर्शरी, ऐसा कुछ आपको कंफ्यूजन है तो चेक करना कि कार्बोकैटायन किसका ज़्यादा स्टेबल है। किसके पास अच्छे डोनर ग्रुप्स लगे हुए हैं उसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं। सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड ग्राफ का क्वेश्चन, उसमें 2 सेकेंडरी ब्रोमाइड है। उसमें क्या बॉस, अगर ये वाला अगर मैं देखूँ C6H5CH C6H5 इज मोर स्टेबल बिकॉज इसमें 2 फिनाइल ग्रुप्स है, 2 फिनाइल ग्रुप्स है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। और अगर एक ही फिनाइल ग्रुप होगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होगा। जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन, नाम से ही पता चल रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो इसीलिए ऑब्वियसली आपका
जो ऑर्डर होगा वो इस तरह का होगा, है ना, ये रहा। तो सिंपल है, अगेन आपको देखना है जिसमें ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन वो SN1 प्रेफर करेगा और जिसमें कम स्टेबल है वो SN2 प्रेफर करेगा कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आपको इस तरह से देख लेना है। जैसे ये वाला अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी था, है ना, ये वाला सेकेंडरी था, इस तरह से ये वाला भी सेकेंडरी था, पर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है ना, टर्शरी, सॉरी सेकेंडरी और टर्शरी आपको कंपेयर कर लेना है। सिंपल तरीका है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंपेयर करो, आपको आंसर आ जाएगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सारे जो टर्म्स हैं मैं काफ़ी बार अभी बोल चुका, बट फिर भी एक बार दोबारा आपको थियोरेटिकली समझा देता हूँ क्या क्या है। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, जो प्लेन पोलराइज को रोटेट कर सके, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सके वो ऑप्टिकली एक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करो, नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास करो, निकोल प्रिज्म। अगेन विलियम निकोल, ही डेवलप्ड द फर्स्ट प्रिज्म दैट प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज्ड लाइट। थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। कैल्साइट के क्रिस्टल्स होते हैं ना बेसिकली, विच इज नथिंग बट योर कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। कैल्साइट के 2 क्रिस्टल ले लो, दोनों क्रिस्टल को ऐसे यहाँ पर जोड़ दो। कैनेडा बैल्सम नाम का एक गम जैसा, ग्लू जैसा स्ट्रक्चर सब्सटेंस होता है, उससे उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और ये जो बनता है, ये जो तैयार होता है, इसको बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म। क्या बोलते हैं, निकोल्स प्रिज्म कहते हैं। आप नॉर्मल लाइट को इस निकोल्स प्रिज्म के थ्रू पास करो, नॉर्मल लाइट को इस निकोल्स प्रिज्म के थ्रू आप पास करो, तो जो दूसरे साइड से बाहर निकल के आएगी वो होगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो रोटेट कर सके वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाए, यानी कि राइट साइड में लेके जाए, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल डी, प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, कैपिटल डी नहीं लिखना, वो डी सीरीज एल सीरीज वो शुगर्स में बायोमोलिक्यूल चैप्टर में किया अपन ने, वो अलग है। ठीक है, उसको आप स्मॉल डी भी बोल सकते हो, पॉजिटिव भी बोल सकते हो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोल सकते हो। ध्यान से सुनना, गलती नहीं करना। कैसे मेजर किया, ये पोलारीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का ये कई बार होता है, सर क्या हम स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। आपके टेक्स्ट बुक में अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके आगे डेक्स्ट्रो लिखा है, लीवो लिखा है, आप याद करके जाते हो, अलग बात है। पर केमिस्ट्री का कितना भी बड़ा 30 मार खान कोई क्यों ना हो, कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, वो स्ट्रक्चर देखकर ये नहीं बता सकता अच्छा ये डेक्स्ट्रो है, अच्छा ये लीवो है। नहीं, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड पोलैरीमीटर। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरी, मशीन नहीं बोल सकते, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पोलैरीमीटर। ठीक है, तो एक हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी, राइट साइड लेके जा रहा है लाइट को, तो कॉमन सेंस होगा कि भाई दूसरा लेफ्ट साइड लेकर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, तो उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। उसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म, उसको बोलेंगे प्लस, नेगेटिव साइन। अगर प्लस एंड माइनस टुगेदर अगर हम लोग देखें तो उनको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस फिनोमिनन को हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों ऑप्टिकल? बिकॉज लाइट को वो अफेक्ट कर रहा है, लाइट को अफेक्ट कर रहा है, तो ऑप्टिकल। पूरी फिजिक्स आपकी किस पे, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स किस पे बेस्ड है, लाइट पे तो बेस्ड है। आप लोग न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी, हाइजेंस प्रिंसिपल, वेव थियरी वगैरह बहुत सारा कुछ पढ़ते हो वहाँ पर। अच्छा, इनके लिए अदर वर्ड्स हैं, इनैंशियोमर्स। क्या नाम है, इनैंशियोमर्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स तो पता ही है, उनको ऑप्टिकल एंटीपोल्स भी कहा जाता है, इनैंशियोमॉर्स भी कहते हैं कुछ लोग। ऐसे आपको ये रेफरेंस बुक्स में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, जस्ट टू कंफ्यूज यू। दे मे आस्क यू इन द एग्जाम, इनैंशियोमॉर्स की जगह इनैंशियोमॉर्फ पूछ लिया तो कंफ्यूज नहीं हो जाने का, सिंपल चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मॉलिक्यूलर असिमेट्री, क्या देखना ध्यान से, मॉलिक्यूलर असिमेट्री, कायरलिटी एंड इनैंशियोमर्स। लुईस पैस्चर, आपको पता है लुईस पैस्चर बहुत फेमस, पैस्चराइजेशन भी बताया था उन्होंने, है ना। बायो स्टूडेंट हो, अगर BCB वाले हो तो आपको पता होना ही चाहिए लुईस पैस्चर कौन है। नहीं पता तो अपने घर पे जाओ, फ्रिज खोलो, उसमें अमूल बटर का पैकेट रखा होगा, उसके ऊपर लिखा है देखो पैस्चराइज बटर। पैस्चराइजेशन एक प्रोसेस थी जो लुईस भैया बता के गए थे हमारे, ठीक है। ओके, चलो, तो लुईस पैस्चर ने बोला कि भाई क्रिस्टल्स ऑफ सर्टेन कंपाउंड जो हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस, दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। थोड़ा बाउंसर गया ना स्टेटमेंट, समझाता हूँ। अब देखना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ब्यूटेन 2 ऑल का एग्जाम्पल दिया था।
लेट्स से C2H5 COH CH3 एंड H। अगर मैं इसका चलिए इसको रोटेट नहीं कर सकते। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं, क्या बनाऊं? मिरर इमेज, समझो, ठीक है। तो मिरर इमेज तो लैटरल इन्वर्जन होगा, मतलब OH जो लेफ्ट साइड पे था, राइट साइड पे था, वो लेफ्ट पे आ गया, और H जो यहाँ पे था वो यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर इस मिरर इमेज को उठाकर मैं इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो क्या ये ओवरलैप होगा? कभी नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि कार्बन और ये जो CH3 और C2H5 है ना, ये ओवरलैप हो सकता है, H और OH तो नहीं होंगे ना। तो ये देखना ध्यान से, अभी कैसे आपको दिखेगा, ध्यान से, है ना, दिख रहा होगा, ये ओवरलैप नहीं हो सकते, है कि नहीं? तो ये क्या है? ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है। क्या है ये? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो समझो मैंने एक का नाम दे दिया डेक्स्ट्रो। अच्छा, क्या मुझे पता है डेक्स्ट्रो? नहीं, मैंने किसी एक को नाम दे दिया डेक्स्ट्रो, अगर रैंडमली, ठीक है, मैंने मान लो इसको मैंने कह दिया डेक्स्ट्रो, तो ये दूसरा बन गया लीवो। तो ये डेक्स्ट्रो लीवो आपस में कैसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, इसलिए इनको स्टीरियो आइसोमरिज्म में डाला जाता है। और किस खास कैटेगरी में डाला जाता है? ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में डाला जाता है, यानी कि इनैंशियोमर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। ये वाले इनैंशियोमर्स, ध्यान से देखना। ओके, यहाँ पे फंडा ये है कि बॉस configuration is different and that is why the optical behavior is also different. Okay, Van't Hoff, आपने नाम सुना है, Van't Hoff फैक्टर पता है, Van't Hoff Lebel थियरी है ना, Van't Hoff Lebel। इन्होंने क्या बोला था 1874 में? ये मैंने बहुत स्टार्ट में पढ़ा हुआ है, बेसिक्स अगेन ऑर्गेनिक का, अगर आप देखोगे GOC वगैरह के लेक्चर में आपको ये थियरी मैंने पूरी एक्सप्लेन की हुई आपको मिलेगी, है ना। उन्होंने फ्लाइंग वेज या विंग्ड वेज स्ट्रक्चर बताया था। इन्होंने ये बताया था बॉस, वैंट हॉफ और लिबेल अलग अलग उन्होंने बताया था कि भाई कार्बन टेट्राहेड्रल है, और अगर इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच टू दैट कार्बन आर डिफरेंट, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर चार अलग अलग बॉन्ड चार अलग अलग चीज़ों से जुड़े हुए हैं, मतलब कोई भी दो एटम सेम नहीं होने चाहिए, तब आप कायरल बोलते हो। जैसे कि अगर मेरे पास ये कार्बन है और एक साइड CH3 लगा दिया, एक साइड C2H5 लगा दिया, एक साइड COOH लगा दिया, और एक साइड मैंने H लगा दिया, तो ये कार्बन के ऊपर चार अलग अलग चीज़ें लगी हुई है। ध्यान से देखना, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, चारों मैच नहीं कर रही, तो इसीलिए इस कार्बन को मैं स्टार मार्क कर दूंगा और इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं कायरल कार्बन बोलूँगा। क्या बोलूँगा? कायरल कार्बन, या असिमेट्रिक कार्बन बोलूँगा। कायरल बोल सकता हूँ, नहीं तो असिमेट्रिक कार्बन बोल सकता हूँ, या स्टीरियो सेंटर भी बोल सकता हूँ, जिसकी वजह से उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी आएगी, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा वो। तो मॉलिक्यूल में भी सिमेट्री नहीं होगी, तो इसीलिए यहाँ पर कायरलिटी अगेन यानी कि असिमेट्री दिखेगी। कायरलिटी का मतलब ही सीधा सीधा है असिमेट्री दिखेगी, ठीक है। तो कायरल इसी को बोलते हैं। अब ये थोड़ा सा रेपिटेटिव है ये पूरा पार्ट, अगर आप देखोगे, जस्ट रीड थ्रू दिस एंटायर पैराग्राफ, यू विल फाइंड सेम पॉइंट। अब वो घिस रहे हैं, वो रिपीट कर रहे हैं। अच्छा कायरल, फिर अच्छा कायरल का मतलब असिमेट्रिक, मॉलिक्यूल भी कायरल, अच्छा कार्बन भी कायरल, ऐसे ऐसे बोला हुआ है। फंडा बहुत सिंपल है बॉस, फंडा बहुत सिंपल है। अगर कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं बोला कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा। कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना बहुत ही ज़रूरी है। पर ये उल्टा ज़रूरी नहीं कि अच्छा हर कायरल कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने तो पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट हर बच्चा जिसने पढ़ाई की उसको एग्जाम में नंबर आएंगे ये गारंटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो सकती हैं एग्जाम के दिन पे। वैसा ही यहाँ पे कि अगर कायरल कार्बन होगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। बहुत पढ़ाई करोगे तो टॉप आ सकते हो,
बट टॉप आने तो बहुत पढ़ाई करनी तो पड़ेगी ही, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो कायरल कार्बन तो चाहिए ही, बट कायरल कार्बन है तो गारंटी नहीं होगी ऑप्टिकल एक्टिविटी की। तो इससे पता चलता है कि अच्छा ऐसे भी कुछ स्ट्रक्चर होते होंगे जिसमें कायरल कार्बन तो है और ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। तो बंदा यहाँ पे फंडा जो समझ लेना क्या है, ऐसे ब्यूटेन टू ऑल का एग्जाम्पल ले लो, तो 4 अलग अलग ग्रुप्स हैं, सो दैट इज वाई द कार्बन इज कायरल, ओके है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स रिलेटेड एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें अगेन रिपीटिशन है, थोड़ा रिपीटिशन है, डेक्सो रोटेटरी एक होता है, लीवो रोटेटरी एक होता है, और अगर आप दोनों के इक्वल प्रपोर्शंस को मिक्स कर दो तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर डेक्स्ट्रो वाला राइट लेके जा रहा था, डेक्स्ट्रो वाला राइट में लेके जा रहा था, इसको मैं प्लस साइन से बता रहा था, और लीवो वाला लेफ्ट में रोटेट कर रहा था, इसको मैं माइनस साइन से बता रहा था, दोनों की वैल्यू सेम और साइन ऑपोजिट, सो कैन आई से कैंसलिंग इफेक्ट होगा, कैन आई से कैंसलिंग इफेक्ट होगा, मतलब एक 40 डिग्री राइट को लेके जा रहा था, दूसरा 40 डिग्री लेफ्ट को लेके जा रहा था, एक ही कंपाउंड का 2 फॉर्म, तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और वो कैंसिल करने के बाद अब वो ऑप्टिकली एक्टिव रह गया क्या? नहीं, अब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, यानी कि वो रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। और कैसे रिप्रेजेंट करें, थोड़ा कॉमन सेंस, डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों था तो DL, या पॉजिटिव नेगेटिव था तो साथ में क्या लिखा पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस और माइनस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने प्लस माइनस लिख दिया तो ब्यूटेन टू ऑल, इसका मतलब कि भाई वो मैं ब्यूटेन टू ऑल का रेसमिक मिक्सचर बता रहा हूँ, 1 मोल डेक्स्ट्रो ले लिया 1 मोल लीवो, या 5 मोल डेक्स्ट्रो और 5 मोल लीवो, इक्वल प्रोपोर्शन बोला है बॉस, बाय मोल्स, इक्वल प्रोपोर्शन, तो इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, बहुत सिंपल। तो इस तरह से आपको ये पूछा जाता है। और मैं आपको रिटेंशन इन्वर्जन तो बता ही चुका हूँ, तो रिटेंशन मतलब कि प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट, यानी कि जो था वही रह गया, डेक्स्ट्रो था तो डेक्स्ट्रो ही रह गया, लीवो था तो लीवो ही रह गया। किस में होता है 50% रिटेंशन, किस में होता है बॉस? ये SN1 में होता है कि नहीं? और इन्वर्जन देख लो उल्टा है ना, 3 इन्वर्जन कैसा होता है? उल्टा इन्वर्जन किस में होता है? तो अब SN1 SN2 में फिर से वो रिपीट कर रहे हैं, फिर से आपके NCERT में रिपीट है पूरा, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ तो ध्यान से देख लेना जरा, SN2 में ऑप्टिकली एक्टिव अगर होगा तो इन्वर्जन होगा, और SN1 में होगा तो 50% रिटेंशन एंड 50% क्या? इन्वर्जन। तो इसीलिए रेसमाइजेशन होगा। तो देखो SN1 है तो रेसमाइजेशन होने वाला है, और SN2 है तो इन्वर्जन होने वाला है। कौन सा? वॉल्डन इन्वर्जन होने वाला है। क्लियर हो गई बात? एकदम सिंपल। ओके, उसके बाद आते हैं एलिमिनेशन। मैंने मेन बोला था, मेटल एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डिटेल में हो गया हमारा। एलिमिनेशन बहुत ही ईजी है भाई, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है हमेशा। क्या होता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन। और इसमें आपको याद रखना है सेट-ज़ेव रूल। अच्छा, इसको हम लोग इंग्लिश, हमारे इंडियन इंग्लिश में हम लोग सेट-ज़ेव बोलते हैं। जेड-ज़ेव नाम था बंदे का, जेड-ज़ेव, जेड से, बट हम लोग सेट-ज़ेव बोल सकते हैं। सेट-ज़ेव आसान भी है, कैसे आपको बताता हूँ। अल्फा बीटा एलिमिनेशन, देखना अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अल्फा से क्या जाएगा बॉस? अल्फा से हैलोजन जाएगा। ऑब्वियसली ना, हैलोजन किस पे जुड़ा हुआ है? अल्फा पे तो जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप है बॉस वो। और बीटा से क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या मैं इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हैलोजिनेशन बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि हैलोजन भी जा रहा है, हाइड्रोजन भी जा रहा है, तो इसलिए इसको डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डी मतलब निकलना, डिहाइड्रेशन है ना, डी कार्बोक्सिलेशन है ना, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजन निकालना, हैलोजन निकालना, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल सकते हो। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको 1000 बार बोल चुका हूँ। एक्वस KOH होता तो सब्स्टिट्यूशन होता अल्कोहलिक KOH। देखो ध्यान से, अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन होने वाला है। जेड-ज़ेव, मैंने आपको बताया जेड-ज़ेव, जेड से था उसका बेचारे का नाम, हम लोग उसको सेट-ज़ेव बना दिए। ठीक है, चलो कोई नहीं। सेट-ज़ेव से आप ऐसा याद रखेंगे, सेट-ज़ेव का S तो स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पर होगा। क्या बोला मैंने? ऐसे याद रखना, तरीका ट्रिक है। स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होगा वहां से हाइड्रोजन निकाल लेना। क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां होगा वहां से हाइड्रोजन निकालना, आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। जेड-ज़ेव ने क्या रूल दिया था? तो जेड-ज़ेव ने ये रूल दिया था सर कि
प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच हैज़ हायर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कैसे रहेंगे? जिसमें कम हाइड्रोजन रहेगा उसमें ज़्यादा एल्काइल ग्रुप रहेंगे, सीधी बात है भाई। अभी भी जिसको नहीं समझा उसको एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि मेरे पास CH3 CHH CHBr CH2H इस तरह से है, आप बोलोगे ठीक है। तो ये तो आपका अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, बीटा 1 और बीटा 2 मैंने नाम दे दिया, दोनों बीटा है। अब सवाल ये कि देखो अल्फा हैलोजन देगा, अल्फा से तो क्या जाने वाला है, X जाने वाला है, Br जाने वाला है, पर हाइड्रोजन किससे लूँ? इससे लूँ B1 से, या इससे लूँ बीटा 2 से लूँ? तो सवाल आपका काफ़ी इजीली आंसर आ जाएगा। किसके पास कम हाइड्रोजन थे? मैंने क्या बोला, किसके पास कम हाइड्रोजन थे? बीटा 2 के पास H और H 2 थे, बीटा 1 के पास H2 और H 3 थे, तो किससे लूँगा? काफ़ी क्लैरिटी आ गई आपको, HBr यहाँ से जाएगा बेटा। एरो पे तो आपको पता ही है क्या लिखना है, KOH अल्कोहलिक लिखना है। तो आपके पास CH3 CH इससे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा CH3, मतलब ब्यूट 2ईन आपका मेजर बनेगा जबकि ब्यूट 1ईन आपका माइनर बनेगा। काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, इस तरह से आपको इसका जवाब लिखना है। वही 80 90 80 20 81 90 जो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ में था, सेम। लास्ट पार्ट इज रिएक्शन विद मेटल्स, दैट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बनता है जो ग्रिगनार्ड ने बताया था। तो RMgX RX प्लस Mg इन ड्राई ईथर इज RMgX, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, दैट इज ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX। इसमें क्या है, इसमें खास बात ये है कि R और Mg का बॉन्ड और Mg और X का बॉन्ड है ना, इसमें अलग अलग टाइप के बॉन्ड है। Mg और X का बॉन्ड जो है उसमें आयोनिक कैरेक्टर काफ़ी है, और R और Mg का जो बॉन्ड है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर काफ़ी है। तो ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है इसकी। हाईली पोलर है, हाईली पोलर देखो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है पर हाईली पोलर है, और जो Mg और X का बॉन्ड है वो तो ऑब्वियसली कैसा है, आयोनिक। हर एक पॉइंट जो वर्ड मैं बता रहा हूँ, जो सेंटेंस बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक एक सेंटेंस आपको NCERT का ही बता रहा हूँ, याद रखना है ना। ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है ये तो बहुत सारे इसके अलग अलग रिएक्शंस हैं, आपको पता ही है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाईली रिएक्टिव है, जैसे वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमाइन के साथ ये लोग हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, तीनों के साथ। किसके साथ? वाटर, अल्कोहल एंड अमाइन, ये तीनों के साथ में ग्रिगनार्ड आप ले लो, किसी के भी साथ, तीनों में से किसी के साथ भी ले लो, आपका क्या बन जाएगा, मतलब कोई भी ऐसा सोर्स जो हाइड्रोजन सप्लाई कर सके उसके साथ ग्रिगनार्ड आपका एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन तुरंत बना देता है बच्चों। सो इसीलिए ध्यान से देखना, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अवॉइड ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम इग्नाइटेशन। इसलिए आप देखो ड्राई ड्राई ड्राई, बार बार ड्राई ईथर ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लिखा? ड्राई का मतलब क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, क्योंकि पानी आया तो वो अपना हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए निकल जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका वर्ड्स रिएक्शन, ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी 11th के इसमें हाइड्रोकार्बन में काफ़ी डिटेल में इसको कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन आई गिव यू, RX जो है वो 2 Na के साथ में रिएक्ट करके RR, यहाँ पर कार्बन नंबर जनरली डबल होता है। वर्ड्स रिएक्शन की वेरिएशंस भी आप एक बार देख लेना जो मैं बताया आपको हाइड्रोकार्बन्स में। अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जनरली अगर आपको प्योर हाइड्रोकार्बन चाहिए तो इवन नंबर वाला ज़्यादा अच्छे से बनेगा, अगर ऑड नंबर वाला बनाने की कोशिश करते हो तो आपको क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है, जो आइडियल नहीं है बच्चों। ओके, उसके बाद हैलो अरीन्स, हैलो अरीन्स में से ध्यान से देख लेना ज़रा, हैलो अरीन्स में से मैं आपको मेन बताऊंगा ये वाले, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। कौन से? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो EAS आपके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर एक वर्ड मैं हमेशा आपके लिए लिख देता हूँ, क्या? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। मैं हमेशा लिखता हूँ ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मत बोलना, EAS बोलना। यहाँ पर EAS को समझने के लिए अगेन मैंने हाइड्रोकार्बन्स का अलग से एक पूरा सिर्फ एरोमेटिक का एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने इसके पूरे मैकेनिज्म के साथ आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। बट इस चैप्टर में अपने को क्या समझना है, अगेन हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स फॉर्म, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ध्यान से देख लो, हैलोजेंस जो है बच्चों, हैलोजेंस जो हैं आर पैरा ऑर्थो डायरेक्टर्स। क्या है ये? पहले इतना मान के चलो आप,
इसको मैं बोलता हूँ पॉड्स, है ना, हैलोजेंस आर पॉड्स। मेरा मतलब ये मैं आपको ऐसे बोलता हूँ कि ऐसे याद रखो, हैलोजेंस आर पॉड्स, POD, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर, ठीक है। एक्टिवेटर नहीं बोल रहा हूँ मैं, नहीं तो पोडा बोलता, PODA, एक्टिवेटर नहीं होते ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। पर हाँ, पैरा ऑर्थो डायरेक्टर ज़रूर होते हैं। तो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर देखना ध्यान से कि बॉस हैलोजन जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे काम करते हैं, क्योंकि इनका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है। कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है। अब इसके अगर डिटेल मैकेनिज्म में घुसने जाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, वापस ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज। मतलब जो आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हो ना, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको अच्छे से समझेगा। देखना जूम करके, आई होप आपको क्लियर हो रहा है स्क्रीन पे। आप देखो, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट यहाँ ऐसे हो रही है। जब ये एक्स जो है ना, ये अपना लोन पेयर यहाँ देगा, तो लोन पेयर को आप डबल यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना दिया, और ये बॉन्ड पेयर को आपने लोन पेयर बना दिया, तो इस पर आया। अब ये जो बॉन्ड पेयर है, सॉरी लोन पेयर है, ये यहाँ गया, तो ये वाला यहाँ चला गया, तो ये इसको मिल गया। सेम आपका अगर इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन करते जाओगे, किसका, बॉन्ड पेयर इंटू लोन पेयर, लोन पेयर इंटू बॉन्ड पेयर, तो आपको एक टाइम पे ऐसा समझ में आएगा कि अच्छा सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाके बैठ रहा है बॉस, वो जाके बैठ रहा है आपके किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, गरीब होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है उसके पास। वो कहाँ जाना चाहता है, नेगेटिव चार्ज के पास। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ था, ऑर्थो पोजीशन पे था, पैरा पोजीशन पे था, ऑर्थो पोजीशन पे था। तो ऑब्वियस है ना बॉस की इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ जाएगा, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। समझ में आ गई बात, कितनी ईजी होगी, है कि नहीं। तो इसीलिए ड्यू टू रेजोनेंस अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ जाती है, मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ती, मेटा पोजीशन पे नहीं बढ़ती, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे बढ़ती है। तो अब जो नए ग्रुप आएंगे वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आएंगे। सिंपल हो गई बात, है कि नहीं। अब मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था इन रिएक्शंस को याद करने का। कभी भी आपको कोई EAS के बारे में पूछे तो अगर आपको आंसर आता है तो आप स्मार्ट हो, आप शाणे हो। शाणा रिएक्शंस, SHANA, ठीक है। या फिर अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई आपको आता है तो थोड़ा प्राउड फील करो, बहुत शान से बताओ आंसर, हाँ मुझे आता है सर। तो शान रिएक्शन ऐसे आप याद रख सकते हो, बहुत ईजी। ऐसे आपका होता है सल्फोनेशन बेटा, एच से आपका होता है हैलोजिनेशन, ए से एल्काइलेशन, ए से एसाइलेशन, और एन से आपका नाइट्रेशन, है ना। और इन दोनों को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इनको पहचानते कैसे, एनहाइड्रस AlCl3 होता है एरो पे। अब ये जो 5 है ना, मैं ऐसे क्यों बता रहा हूँ आपको, आपने देखा होगा बहुत जगह पे, आपको जैसे आपने अगर सीखा है पहले या पढ़ा है NCERT में, जो भी बहुत डिटेल मैकेनिज्म, एक एक वर्ड, एक एक स्टेप नहीं भाई। पहला ये समझना है कि एग्जाम में सवाल किस तरह का आने वाला है। A + X गिव्स B, ठीक है। X आपका कोई इलेक्ट्रोफाइल रहेगा और वो बोलेगा B, भाई B क्या है, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है, मेजर कौन है, माइनर कौन है, ये बताओ। तो तुमको मैकेनिज्म लेके क्या करना है, अचार डालना है। तुम पहले ये तो समझो कि प्रोडक्ट कैसा प्रेडिक्ट करना है कि नहीं, और आइडेंटिफाई कैसा करना है रिएक्शन को। मैकेनिज्म बहुत जगह मिल जाएगा, NCERT में लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बारे में भी बात की हुई है मैंने, जैसा मैंने कहा एक वीडियो उसके लिए बनाया हुआ है, आप देख लेना आराम से। पर यहाँ पर फोकस है एग्जाम में मार्क्स, 4 मार्क्स जो है उस क्वेश्चन के, वो लेने हैं कि नहीं लेने अपने को। तो वो कैसे लेंगे अपन, अपने को रिएक्शन याद होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखना है। अब ये जो 5 आपको मैंने बता दिए, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन। अब देखो उसको किस तरह से सिंपल तरीके से याद करना है। मैंने आपको ये 5 रिएक्शन बार बार बताए हैं, एरोमेटिक के बेसिक्स में भी बताए हैं, अल्कोहल फिनॉल में भी बताए हैं, एल्डिहाइड कीटोन में भी बताए हैं, और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ। और ये बता रहा हूँ कि ये गारंटीड क्वेश्चन है, 101% आपका क्वेश्चन आने ही वाला है। आपकी JEE मेंस हो, नीट हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, खास करके नीट में तो डेफिनेटली आने वाला है। तो देखो हैलोजिनेशन, शाना का, हमारा शान का H कैसे, क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ है, नया क्लोरीन आने वाला है, कहाँ आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, नहीं तो पैरा पोजीशन पे।
सिंपल। अब दोनों में से मेरा मेजर कौन, तो भाई यहाँ पर ये दोनों क्लोरीन का रिपल्शन कम है तो ये ज़्यादा स्टेबल फील कर रहा है, तो ये इस तरह से। अगर वो बहुत ही क्लियरली मेंशन करता है सपोज कि भाई लो टेम्परेचर, तो आप बोलोगे लो टेम्परेचर पे ऑर्थो होता है और कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर पे पैरा ज़्यादा स्टेबल फील करता है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। बट यहाँ पर तो काफ़ी सिंपल तरीका दिया हुआ है आपको समझने का, भाई पैरा पे रिपल्शन कम है और ऑर्थो पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सेकेंड है आपका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है बच्चों वो याद रखना ज़रा। नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है ना, कॉन्क HNO3 और H2SO4, दिस इज कॉल्ड द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसका नाम क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, है ना। अगेन आप देखो, ऑर्थो माइनर पैरा मेजर, इजी, ऑर्थो माइनर पैरा मेजर। तीसरा है आपका सल्फोनेशन, कॉन्क H2SO4, H2SO4 SO3H ग्रुप को सप्लाई करता है। ध्यान देना यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है हो क्या रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन आया, कौन नया ग्रुप आया, तो SO3H आया यार, सीधी बात है ना। तो अगेन माइनर ऑर्थो मेजर पैरा, सिंपल बात समझ में आ रही होगी, बहुत ही आसान है ये। बोलोगे हाँ यार ये तो बहुत ही आसान है कि यहाँ पर CH3 कौन आ रहा है, देखो नया ग्रुप कौन है, CH3, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन है, एनहाइड्रस AlCl3 जो है ये हमारा ऑब्वियसली लूज एसिड है, एनहाइड्रस AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, बट हमारा सब्सटीट्यूटिंग न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल कौन है, CH3 ग्रुप, अगेन पैरा मेजर ऑर्थो माइनर। फिक्स हो गया ना। इसके लिए मुझे क्या जानने की ज़रूरत थी, मुझे ये जानने की ज़रूरत थी कि ये जो मेरा हैलोजन पहले से लगा हुआ है बेटा वो पैरा ऑर्थो डायरेक्टर है, मतलब जो नया ग्रुप आएगा उसको वो पहले या तो पैरा पोजीशन पे भेजेगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेजेगा। यहाँ पर मैंने एल्काइल ग्रुप लगाया तो इसके लिए एल्काइलेशन बोल दिया, और यहाँ पर मैंने एसाइल ग्रुप लगाया, क्या लगाया, एसाइल ग्रुप। देखो CH3C डबल बॉन्ड O, इसको एसाइल ग्रुप कहते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O एसाइल ग्रुप कहते हैं। अगेन आप देखोगे तो आपका पैरा मेजर ऑर्थो माइनर। बाय द वे ये वाला बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है नीट में, आपने 1000 बार देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन में। एसीटोफिनॉन, द मोमेंट यू सी, आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की बात कर रहा है, ख़त्म हो गई बात वहाँ पे, बहुत सिंपल। तो यहाँ पर आई थिंक आपके सारे रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और वर्ड्स तो आपको पता ही है, एराइल में वर्ड्स आपका था सोडियम के साथ किसका, एलिफैटिक का। वैसे ही फिटिंग है, फिटिंग को मत लिखना, बहुत बच्चे बेवकूफ़ी मैंने देखा करते हैं, फिटिंग लिख के आते हैं, तुम्हारी टेंडेंसी होती है FITTI या फिर N आ ही जाता है अपने दिमाग में, फिटिंग नहीं। जैसे फिनॉल्स में भी रैस्चिंग का रैशिंग कर देते हैं लोग, वो नहीं करना। वर्ड्स फिटिंग में एल्काइल और एराइल हैलाइड, ध्यान से देखना, अगर सिर्फ एल्काइल ग्रुप था, सिर्फ एल्काइल रहता तो वर्ड्स होता, सिर्फ एराइल होता तो फिटिग होता, और एल्काइल प्लस एराइल है तो वर्ड्स फिटिग है। बोलोगे वाह सर क्या रॉकेट साइंस बताया, सिर्फ एल्काइल वर्ड्स, सिर्फ एराइल फिटिग, और दोनों का कॉम्बिनेशन तो वर्ड्स फिटिग यार। तो देखो X है यहाँ पर, ठीक है, किस में लगा हुआ है, C6H5 में, और R, तो C6H5 और R मिल गए, तो यहाँ पे तो जैसे कि अगर R की जगह पे CH3 होता तो यहाँ पर टोलुइन बन सकता था, देख लो है कि नहीं। और फिटिक को तो मैं बोलता हूँ डाइफिनाइल, इसको मैं बोलता हूँ चश्मा रिएक्शन। चश्मा क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग में अपन ऐसा बनाते हैं ना, ऐसा 2 0 ऐसा गोल बना देते ना, वो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड दिखाए हुए हैं तो टेंशन नहीं है, पर 2 गोल बना दिए तो चश्मा रिएक्शन। तो चश्मा रिएक्शन आपका वर्ड्स वाला ही होता है, किसका, उसको फिटिक बोलते हैं हम लोग, वर्ड्स की जगह पे क्या बोलते हैं, फिटिक। एक ही बात है, वर्ड्स ने एलिफैटिक के साथ किया था, फिटिक वाले में आपका एरोमेटिक के साथ किया। क्वेश्चंस यहाँ पर सारे एक बार आप गो थ्रू कर लो, कोई डाउट हो तो ऑब्वियसली मुझे पूछो, आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन, आई विल सॉल्व इट इन द वीडियो फॉर्म और द सॉल्यूशन इन टेक्स्ट फॉर्म एंड आई विल गिव इट टू यू। बिंदास पूछो, कोई टेंशन नहीं, मैसेज भेज दो, कमेंट कर दो, सब करके भेज दो आप, है ना। पॉलीहैलोजन एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सीधे सीधे, ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, कुछ कुछ मेन यूजेस हैं वो याद करने हैं, सबके रिएक्शंस वगैरह आपको नहीं है थैंकफुली आपके सिलेबस में। मेन यूजेस मार्क कर लेते हैं और ख़त्म कर दें चैप्टर। चलो, डाइक्लोरोमीथेन, ये सॉल्वेंट और पेंट रिमूवर की तरह यूज़ होता है, प्रोपेलेंट है। एरोसॉल, एरोसॉल मतलब तुम्हारा फुसफुस है ना, लिक्विड इन वाटर टाइप का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव में मैंने पढ़ाया आपको। अच्छा, मिथिलीन क्लोराइड, ये क्वेश्चन, ये ना टिपिकल क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, खास करके जो बायो रिलेटेड है, जैसे कि हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी वाला।
मिथिलीन क्लोराइड ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये CNS को हार्मफुल इनमें से कौन सा वाला हैलोजन डेरिवेटिव होता है? तो आंसर है मिथिलीन क्लोराइड। ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन बर्न द कॉर्निया। डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट कॉजेस इंटेंस बर्निंग एंड रेडनेस। क्लोरोफॉर्म बहुत ही प्यारा, बहुत ही पॉपुलर, ट्राइक्लोरोमीथेन पता ही है आपको। पुराने टाइम में इसको एज अ एनेस्थेटिक रिएजेंट यूज़ किया जाता था, अब तो नहीं करते। अब इसमें फ्रियॉन यानी R22, फ्रियॉन के बहुत सारे टाइप होते हैं, F22, F24, R22 ऐसे अलग अलग टाइप आपको मिलेंगे। R22 स्पेसिफिकली जो फ्रियॉन है, फ्रियॉन वैसे क्या है? फ्रियॉन इज द अदर नेम फॉर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो फ्रियॉन का R22 टाइप बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म यूज होता है, याद रख लेना। ठीक है। अगर 900 पार्ट्स पर मिलियन 900 ppm अगर आप क्लोरोफॉर्म इनहेल कर लोगे तो ये डिजीनेस कॉज करेगा, फटीग और हेडेक। बेहोश नहीं करेगा, पिक्चरों में दिखाते वो सिर्फ। ठीक है। पिक्चरों में होता है ना, रुमाल में थोड़ा क्लोरोफॉर्म डाला, ऐसे लगा दिया और हीरोइन को किडनैप करके लेके चला गया विलन, ऐसे नहीं होता। ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताने जा रहा हूँ, याद कर लेना। क्लोरोफॉर्म इज मेटाबोलाइज्ड टू फॉस्जीन, फॉस्जीन इज अ पॉइजनस गैस। ठीक है। क्लोरोफॉर्म जो है वो आपके बॉडी में अगर चला गया तो वो फॉस्जीन बन जाता है। जैसे कि ये आपको रिएक्शन, ये बहुत बार इसका भी क्वेश्चन आपको नीट में मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। फॉस्जीन इज एक्चुअली नथिंग बट इफ यू सी इट इज कार्बोनिल का डाइहेलो डेरिवेटिव, है ना, C डबल बॉन्ड O ClCl, इस तरह से। ठीक है ना, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को कैसे यूज किया जाता है, कैसे रखा जाता है ना, कार्बोनिल क्लोराइड, इसलिए मैंने बोला ना, कार्बोनिल डाइक्लोराइड भी बोल सकते हो, क्लोराइड भी बोल सकते हो, इसको फॉस्जीन कहते हैं। इसलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड कंप्लीटली फिल्ड वाटर में रखा जाता है ताकि वो लाइट से भी रिएक्ट ना करे और एयर से भी रिएक्ट ना करे। आयोडोफॉर्म तो आपको पता ही है, एंटीसेप्टिक, बहुत सिंपल, आयोडोफॉर्म बहुत ईजी। ठीक है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन वगैरह बनाने के लिए भी यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, यस आपको मालूम है, अगेन प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल, यस। इट इज यूज एज अ क्लीनिंग फ्लूइड। ओके। डी ग्रीसिंग एजेंट, ग्रीस कहीं पे चिकनाई ग्रीस हो जाए तो उसको निकालने के लिए। कॉजेज लिवर कैंसर, अगेन एज आई सेड बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद कर लेनी है। ओके। बाकी ठीक है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखेंगे ना, तो हर एक में डायरेक्ट उन्होंने यही लिखे ना, नर्वसनेस, डिजीनेस, हेडेक, नौशिया, वॉमिटिंग, रेडनेस, इचिंग वगैरह, ये सब होता ही है। ठीक है। इरिटेट्स द आइज ऑन कॉन्टैक्ट, ऑफ कोर्स, यस। ओजोन लेयर का डिप्लीशन भी कॉज करता है, तो पता ही है अगर CCl4 डायरेक्ट हो गया तो। फ्रियॉन्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, फ्रियॉन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर टुगेदर नोन एज फ्रियॉन्स। ये क्वेश्चन भी आपके नीट में, नीट मतलब जब पहले वो एम्स और AIPMT वगैरह, एम्स और है ना AIPMT वगैरह जो भी एग्जाम्स होती थी पहले, तो उनमें भी पूछा गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि नीट तो अभी रिसेंट नाम है, पर पुरानी हिस्ट्री निकाल के देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रियॉन 12 जिसको हम लोग CCl2F2 बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रियॉन्स इन द इंडस्ट्री। इट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम टेट्राक्लोरोमीथेन मतलब CCl4 बाय स्वार्ट्स। स्वार्ट्स में क्या था याद है? फ्लोरिनेशन। फिंकलस्टाइन में आयोडिनेशन था, स्वार्ट्स में फ्लोरिनेशन था। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तुम्हारे घर में तो AC और फ्रिज लगा हुआ है, कई बार देखो सर्विसिंग वाला आता है, बोलता है अरे इसका गैस उड़ गया, इसके कंप्रेसर में गैस नहीं है, गैस डालना पड़ेगा। क्या गैस डालने की बात कर रहा है वो फ्रियॉन गैस डालने की बात कर रहा है। ठीक है ना, जो जो चीज़ें ठंडा करने के लिए यूज़ कर रहे हो आप, नॉट हीटिंग मैकेनिज्म, कूलिंग मैकेनिज्म, AC और फ्रिज, उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है। 2 बिलियन पाउंड्स एनुअली प्रोड्यूस होता है फ्रियॉन, बाप रे। एंड it goes into the atmosphere. In the stratosphere, freon is able to initiate radical chain reactions that upset natural ozone balance. ठीक है। ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने में सबसे ज़्यादा बड़ा रोल CFCs का होता है। ये आपको स्कूल टाइम से पता है, आप एनवायरमेंटल साइंस रट्टा मार ही रहे हो, सबको मालूम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में से एक है। अगर आप थियोरेटिकली उनके यूजेस की बात करो, जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल आए हुए हैं, ये आपको भी पता है, DDT, बहुत इंपॉर्टेंट। It was the first chlorinated organic insecticide. Paul Muller of Geigy Pharmaceuticals in Switzerland, he found the DDT effective as a pesticide and he was given the Nobel Prize in 1948. किस लिए यूज़ किया गया था? मस्कीटोज के लिए, टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ मलेरिया,
to prevent the spread of malaria and the spread of typhus. That is basically insect borne diseases आप बोल सकते हो. लाइस का मतलब जुएं होती है ना. अच्छा, इट हैज़ हाई टॉक्सिसिटी, ये तो सबको पता है. द सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑफ DDT इज केमिकल स्टेबिलिटी एंड फैट सोल्युबिलिटी. मतलब ये एक बार आपकी बॉडी में घुस गया ना, तो ये आपके बॉडी में फैट सेल्स में जाकर स्टोर हो जाएगा, और ये जल्दी क्या, ये डिग्रेड होगा ही नहीं. इनफैक्ट बायो में आप एक पार्ट पढ़ते हो जिसका नाम है बायो अक्यूमुलेशन, है ना, ये सबने पढ़ा होगा. बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये DDT से रिलेटेड दो चीज़ें हैं जो बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या मतलब है कि ये अक्यूमुलेट जमा होता जाएगा और इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके आपके बॉडी में बढ़ती जाएगी, क्योंकि एलिमिनेट तो होगा नहीं, तो ये अक्यूमुलेट भी होगा और ये मैग्नीफाई भी होगा. इसीलिए ये डिपॉजिट और स्टोर हो गया एक बार तो गड़बड़ कर देता है ये आपकी बॉडी में, है ना. सो दैट यूज ऑफ DDT इज बैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1973, बट इंडिया में अभी भी आपको काफ़ी बार देखने मिलता है, इंसेक्टिसाइड्स की जगह यूज़ होता है. इट शुड नॉट बी यूज आइडियली. स्ट्रक्चर ऑफ DDT अगर आप देखो, अब आपको नाम और स्ट्रक्चर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. वैसे देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, बट है नहीं, देख लेना. डाइक्लोरो डाइफिनाइल, देखना 2 क्लोरीन है और फिनाइल ग्रुप है, देख लो, क्लोरीन वाला फिनाइल ग्रुप है ना, क्लोरीन वाला फिनाइल ग्रुप, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल, नाम देखना ध्यान से. और कौन सी पोजीशन पे क्लोरो, तो आप बोलोगे सर पैरा पोजीशन पे. देखो पैरा पोजीशन पे, तो आप देखो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ईजी हो गया ना, पैरा पोजीशन पे डाइक्लोरो डाइफिनाइल. और ये देखो टेट्रा क्लोरो, 3 क्लोरीन दिख रहा है और 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो इथेन. तो इसलिए नाम क्या है बच्चों, ध्यान से देखना. अब आपको नाम बड़ा आसान लगेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन. तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो अगर चाहिए तो, ठीक है. इस तरह से इसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, 3 क्लोरीन लगा दिया, तो ये ट्राइक्लोरो इथेन हो गया. अब ये इथेन में से यहाँ पर एक C6H5 लगा दो, यानी कि बेंजीन. यहाँ पर भी एक बेंजीन लगा दो, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन पैरा पोजीशन पे, ये बन गया आपका DDT. बहुत ही इजी, ठीक है. तो या दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर ऑफ हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स. आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो जैसा मैंने कहा, क्वेश्चंस को इसमें से आप अटेम्प्ट कर लो. आपके NCERT में से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है. आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम में, खास करके नीट की अगर मैं बात करूँ प्योर NCERT, तो आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और मुझे डायरेक्टली पूछ लेना. चलो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.